करते हैं, वो हर तरह से जितनी ट्रेन्स नई नई शुरू होती है उसके साथ वो जुड़ने की कोशिश करते हैं। ट्रेनों में बैठकर उन्होंने भी सफ़र की, चाहे वो मेट्रो में की हो, भारतीय रेल में की हो। इसका मतलब एक ही है कि इसका महत्व प्रधानमंत्री जी और इस सरकार बहुत अच्छे से समझ रही है और उसको पूरी तरह से सशक्त बनाने के लिए काम कर रही है। आज वंदे भारत ट्रेन के बारे में कई लोगों ने अच्छी बातें कही, एक दो कुछ टिप्पणियाँ इधर उधर की आई, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि इतना बड़ा जब नेटवर्क होता है और करोड़ों करोड़ों लोग, मैं मुंबई महाराष्ट्र से हूँ और मुंबई में मैं पूरी ज़िंदगी रहा हूँ, इसलिए मुझे मालूम है कि मुंबई में आज सबर्बन रेलवे कितने ज़्यादा लोगों को, मुंबई और सबर्बन रेलवे ना हो तो मुंबई वो मुंबई नहीं रहेगी। और ऐसे कई शहरों में, आज दिल्ली में मेट्रो की जिस तरह से एक बहुत बड़ा जाल बिछा हुआ है, कलकत्ता का चेहरा एक्चुअली मेट्रो के बाद ही वहाँ पर काफ़ी कुछ बदला। तो ऐसे कई चीज़ों से रेल का एक नेटवर्क का एक अलग उसका प्रभाव और महत्व आज सरकार पूरी एम्फेसिस दे रही है। और जहाँ तक संसाधन का भी जो सवाल है, रेल मंत्री जी को मैं अभी थोड़ा एक पूछ रहा था कि आज संसाधन के वजह से कि रेलवे का काम रुक नहीं रहा है। ठीक है, बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसके लिए तो एक नियोजन करना पड़ता है, सभी प्रोजेक्ट्स एक दिन में नहीं हो सकते, एक वर्ष में पूरे नहीं हो सकते, लेकिन एक सामान्य तौर पर जिस तरह से रेलवे को हमको आज एक दिशा और काम करने की जो ज़रूरत है, वो सब कुछ आज सरकार अच्छे से उसको प्रोवाइड कर रही है। और इसी वजह से आज आधुनिक एक रेलवे नेटवर्क, आज अब हम एक छोटा सा उदाहरण क्यों ना हो, लेकिन चनाब का ब्रिज है, ये केवल वो ब्रिज एक इंजीनियरिंग मार्वल ही नहीं है, लेकिन एक रेलवे के को उसके बारे में बधाई देना होगा कि ऐसे देश के हिस्से को जोड़ने का काम किया है रेलवे ने कि जिसको अदरवाइज़ हम लोग मतलब बिल्कुल हमारे से बहुत दूर समझते थे, अलग समझते थे। आज ये सब आप होते तो अभी तक वो पर्यावरण मंत्रालय में रुका होता, वो छोड़ दीजिए। ऐसे कई चीज़ों का उदाहरण मेरे पास, जयराम जी आप मेरे दोस्त हो, एक दूसरे के दोस्त है, छोड़ो, बहुत साल काम किया है और मैं आपके काम कार्यशैली से बहुत प्रभावित हूँ, तो इसीलिए वो ठीक है। जो भी कुछ है, ये सारी बातों को लेकर आज काम जो यहाँ हो रहा है, इसको हम बधाई जितनी दे कम है। नॉर्थ ईस्ट का भी अगर हम देखें तो एक ज़माना था कि पूर्वोत्तर में इतना कभी रेल का भी नेटवर्क नहीं होता था, अभी भी वहाँ काम करने की बहुत ज़रूरत है। मैं तो रेल मंत्री जी को कहूँगा कि इसके बारे में और ज़्यादा अधिक ध्यान देकर पूर्वोत्तर में और भी क्या हम लोग वहाँ पर ज़्यादा काम कर सकते हैं, क्योंकि क्या है कुछ जगहों पर ये उनको अभी भी जितना अभी एयर कनेक्टिविटी से कितने लोग जा सकते हैं, हम भी एयर विमान सेवा के मंत्री रहे, हमारे छोटे भाई यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोगों ने जो भी कुछ करना है वो तो ज़रूर करना है, मगर उसमें एक मर्यादा तक जा सकते हैं, लेकिन रेलवे जो है वो ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकती है। आज इवन आप फ्रेट कॉरिडोर देखिए, फ्रेट कॉरिडोर जो बड़े बड़े जो बन रहे हैं, कुछ बन गए हैं, उससे हम लोगों का आज यातायात में और ख़ास करके फ्रेट में, क्योंकि आज इतना बड़ा आज भारत की अर्थव्यवस्था हो गई है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ये सारी चीज़ों को और कमोडिटीज़ खास करके इनको मूव करने के लिए रेलवे के अलावा और कोई चारा नहीं है। और जिस तरह से आज इसके बारे में भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, रेलवे ने आज सारे पोर्ट्स को और हमारा जो फ्रेट कॉरिडोर है, इसके माध्यम से इतना ज़्यादा मूवमेंट उसमें पॉसिबल हो रहा है कि उसका सही में फ़ायदा भारत की अर्थव्यवस्था को हो रहा है। भारत में एम्प्लॉयमेंट के बारे में भी उसका बहुत बड़ा उसका फ़ायदा हमको नज़र आ रहा है। तो ये सारी चीज़ों को जब हम मिला जुला कर देखते हैं उपसभापति महोदय, तो हमको रेलवे के मामले में यहाँ पर अलग अलग विचार हो सकते हैं, अलग अलग बातें सुझाव हो सकते हैं, लेकिन इसमें कहीं मतभेद नहीं हो सकता है कि रेलवे के प्रशासन और हमको सहयोग करना होगा। आज कुछ लोगों ने कुछ टीका कर रहे हैं, कोई एक्सीडेंट की बात कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मैं कहूँगा
ये पहले भी हुए हैं, ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, कोई चाह के नहीं होता है, कहीं ह्यूमन फैक्टर आता है। मगर धीरे धीरे मैं समझता हूँ कि रेलवे मंत्री जी भी आज आईटी के भी मंत्री हैं, वो समझ रहे हैं, वो निश्चित इस बात से वो अवगत होंगे और कर ही रहे हैं कि आज की आधुनिक टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके ये सब चीज़ें कैसे कम से कम हो, अवॉइड हो, और इसके लिए उस दिशा में ज़रूर काम हो रहा है। और मैं एक ज़माने में एक आखिरी में सेफ्टी के बारे में बोल रहा हूँ, क्योंकि राम मोहन जी भी बैठे हैं, हम दोनों वी हैव बीन द मिनिस्टर्स एंड यू आर द मिनिस्टर टुडे ऑफ रेलवे सेफ्टी ऑल्सो, यू मस्ट रिमेंबर दैट। So we have also been ministers of railway safety as a hands-off approach from the बीच में मैं भी रहा हूँ। हाँ, आप भी रहे हो। हाँ, तो इसलिए रेलवे सेफ्टी के बारे में कभी बीच बीच में ये विषय आता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमने भी ध्यान दिया हुआ है उस टाइम पे। हाँ, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। सो इसलिए हम लोगों ने भी उसके बारे में जब जब भी ऐसा मौका आया अध्ययन किया है। और इसमें ज़रूर हमें कहना चाहूँगा कि 99.9% ऐसा कोई सिस्टम फेलियर नहीं होता है, कभी ह्यूमन फेलियर हुआ है, कहीं ह्यूमन एरर हुआ है, पर वो भी धीरे धीरे मिनिमाइज, जैसे मैंने कहा विद एज ऑफ डिजिटाइजेशन एंड न्यू टेक्नोलॉजीज ये सब कम होगा। और इसलिए मैं अंत में यही कहूँगा कि ये विधेयक लाए हैं, एक भविष्य के भारतीय रेल नेटवर्क को किस तरह से बनाना होगा, हमारी रेलवे इस देश का कैसे प्रगति में बहुत बड़ा हिस्सेदार बने आगे के ज़माने में, इसके लिए ये विधेयक जो मंत्री जी लाए हैं उनको मैं पूरी तरह से मेरा समर्थन करता हूं। और प्रधानमंत्री जी को खास करके भारतीय रेल पर जो उन्होंने पिछले 11 वर्षों में जो फोकस अधिक दिया है और आज रेलवे को सशक्त हमारे देश में बनाने का काम किया है, उसके लिए उनको और सरकार को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद प्रफुल्ल जी। श्रीमती धर्मशिला गुप्ता जी। आदरणीय सभापति महोदय, आपका आभार, आपने मुझे अवसर दिया। माननीय सभापति महोदय, आज हम रेलवे संशोधन विधेयक 2024 पर चर्चा कर रहे हैं, जो हमारे देश की रेलवे व्यवस्था को सरल, आधुनिक और अधिक प्रभावी बनाने के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। यह विधेयक भारतीय रेलवे के 1905 के पुराने कानून को 1979 के रेलवे अधिनियम में विलय करने का प्रस्ताव करता है, जिससे रेलवे से जुड़े अनावश्यक नियमों को हटाया जा सके और संचालन को अधिक सुचारू बनाया जा सके। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय रेल मंत्री जी के धन्यवाद देना चाहती हूं और बधाई देना चाहती हूं कि आपके नेतृत्व में आदरणीय मोदी सरकार ने रेलवे के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। वर्ष 2024 से 25 के लिए रेलवे को 2,52,000 करोड़ का बजटीय आवंटन दिया गया है, जो 2013 से 14 के मात्र 28,174 करोड़ की तुलना में लगभग 9 गुना अधिक है। यह दिखाता है कि यह बजट कि माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार रेलवे को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है। भारतीय रेलवे देश की जीवन रेखा है, जो हर दिन लाखों यात्रियों और व्यापारियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाती है। यह केवल परिवहन प्रणाली नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था, रोजगार और राष्ट्रीय एकता का प्रमुख आधार है। सभापति महोदय, इस विधेयक के तहत रेलवे बोर्ड के कार्यों को और अधिक स्वतंत्र और प्रभावी बनाया जाएगा। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1.321 रेलवे
स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है, जिससे यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही पूरे भारतीय रेलवे नेटवर्क का 100% विद्युतीकरण किया जा रहा है, जिससे ईंधन पर खर्च कम होगा और पर्यावरण को लाभ होगा। मैं रेलवे सुरक्षा की बात करती हूँ कि लगभग 11 साल पहले रेलवे में कोई सुरक्षा नहीं थी। महिलाएं भी यात्रा के दौरान और असुरक्षित हुआ करती थी, लेकिन आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कवच स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली लागू की जा रही है, जिससे ट्रेन हादसों में कमी आएगी और रेलवे ट्रैकों को अधिक मजबूत और आधुनिक तकनीक से अपग्रेड किया जा रहा है। सभापति महोदय, इस विधेयक के तहत रेलवे बोर्ड के कार्यों को और अधिक स्वतंत्र और प्रभावी बनाया जाएगा। सेमी हाई स्पीड और बुलेट ट्रेन परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। रेलवे सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। यह विधेयक केवल संरचनात्मक और प्रशासनिक सुधार तक सीमित नहीं है, बल्कि रेलवे कर्मचारियों के अधिकार और सेवा शर्तों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करता है। रेलवे के कर्मचारी हमारे रेलवे के नेटवर्क की रीढ़ है और उनकी नौकरियों की सुरक्षा और बेहतर कार्य वातावरण सुनिश्चित करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। यह विधेयक रेलवे कर्मचारियों की स्थिरता और निरंतरता बनाए रखने के लिए आवश्यक कानूनी ढांचे को मजबूत करता है। मोदी जी की गारंटी के तहत आधुनिक रेलवे प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है कि भारत में रेलवे दुनिया के सबसे अधिक आधुनिक नेटवर्क में शामिल हो। वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत, कवच सुरक्षा प्रणाली का क्रियान्वयन और मेट्रो नेटवर्क का विस्तार इस दिशा में उठाए गए सराहनीय कदम हैं। यह विधेयक रेलवे बोर्ड को अधिक अधिकार देकर तेजी से निर्णय लेने और कार्य करने में सक्षम बनाएगा, जिससे रेलवे का विकास और तीव्र गति से तेजी पकड़ेगा। सभापति महोदय, मोदी सरकार की नीति है न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन। यह विधेयक रेलवे बोर्ड को मजबूत करेगा, जिससे वे अनावश्यक प्रक्रियाओं में समय गंवाए बिना तेजी से फैसले ले सकेंगे। इससे रेलवे परियोजनाएं जल्द पूरी होंगी और जनता को बेहतर सेवाएं मिलेंगी। यह विधेयक रेलवे के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों को सुरक्षित रखता है, जिससे रेलवे में स्थिरता और निरंतरता बनी रहेंगी। जब प्रशासन स्थिर होगा तो रेलवे के आधुनिकीकरण की योजनाएं बिना किसी रुकावट के पूरी की जा सकती है। आज रेलवे स्टेशन पर दिव्यांग महिलाओं और बुजुर्गों के टिकट की विशेष व्यवस्था टिकट काउंटर की विशेष व्यवस्था की गई है और हमारी बहनें यात्रा के समय अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं, जो 11 साल पहले नहीं था। हमारी बहनें बिल्कुल असुरक्षित थीं। माननीय सभापति महोदय, यह विधेयक भारत की रेलवे को 21वीं सदी के लिए तैयार करने का महत्वपूर्ण प्रयास है। मोदी सरकार ने रेलवे के बुनियादी ढांचे में ऐतिहासिक सुधार किए हैं, जो देश की अर्थव्यवस्था, रोजगार और आम जनता की सुविधा के लिए
बेहद लाभकारी सिद्ध होगा। आज 140 करोड़ देशवासी रेल सुविधा से एक दूसरे जगह एकदम आसानी से और सुरक्षापूर्वक वो जा सकते हैं। इसलिए मैं इस सदन से अनुरोध करती हूं कि सभी माननीय सदस्य इस विधेयक का समर्थन करें और भारत की रेलवे को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अपना योगदान दें। सभापति महोदय, यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा में बहुत सुधार हुआ है। रेलवे स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस किया जा रहा है, जिससे यात्रियों को साफ सुथरा, आधुनिक और आरामदायक वातावरण मिलेगा। सभापति महोदय, आज हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे आदरणीय रेल मंत्री जी, इनके नेतृत्व में हमारा भारतीय रेल विश्व के मानचित्र पर अपना प्रथम स्थान रखने वाला है। मैं इस विधेयक बिल को समर्थन देती हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जैसे माननीय पूर्व प्रधानमंत्री देव बोबड़ा जी ने बहुत वर्ड्स ऑफ विजडम दिए, प्रफुल्ल पटेल जी ने वंदे भारत रेवोल्यूशनरी स्टेप, और धर्मशिला गुप्ता जी ने जो बोला भारतीय रेल जीवन रेखा है। आज बहुत ही अच्छा लग रहा है कि सुखद माहौल में इस रेलवे अमेंडमेंट बिल पर सुहिर्द चर्चा हो रही है। आइए हम इस सदन की गरिमा का ध्यान रखते हुए ऐसे ही पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दें। डॉक्टर फौजिया खान। Thank you, sir. Sir, this bill merges the Railway Board Act 1905 with the Railway Act 1989. It's a short bill. However, if the aim of the bill was to unify and streamline railway governance, a much more comprehensive legal framework and a much more reform-oriented approach was needed in an important bill like this. A key constant demand has been ignored: the need for greater decentralization in the railway administration. The 2014 Sridharan Committee and the 2015 Bibek-Debroy Committee both recommended this. On the contrary, Section 2A2 delegates all powers concerning the operation and management of the railways to the Railway Board. Sir, the Bibek-Debroy Committee has also suggested that the board should function like a corporate board to determine policy, and it proposed establishing an independent regulator to oversee tariffs, safety, infrastructure, access, and service standards. However, the recommendations remain unincorporated, and the Railway Development Authority, approved way back in 2017, is yet to be established. Reluctance to change here, sir, is evident. The lack of zonal autonomy is exemplified by the neglect of regions like Marathwada in Maharashtra, from where I come, demonstrating the continued disparity in the railway development. Our trains there in Marathwada, sir, and railway stations are dirty, smelly, worn out, full of rats, cockroaches, mosquitoes. There are thefts, there are looting, dacoities, lack of RPF personnel, no facility for disabled, sir, and I can go on and on, sir. Despite long-standing demands to make the Nanded zone in Marathwada into an independent zone, due to constant neglect by the South Central Railways, no action has so far been taken. Many underserved regions also suffer in this way.
The bill should have provided a framework for equitable development. The bill fails to introduce any new reform to the structure of the Railway Board, reflecting a missed opportunity, sir. It should have focused on modernizing it to include experts in transport economics, urban planning, digital transformation. I urge the government, sir, to integrate technical experts and industry professionals to the board instead of limiting it to career bureaucrats. Sir, additionally, the bill reduces the role of state governments in railway-related decision-making. Please conclude. State authorities will have limited input, sir, on expansion, land acquisition, and regional projects. So, this contradicts the principle of cooperative federalism. Sir, I would only say at the end that we need a complete transformation. It cannot be a patch-up work, sir, and that is why I will end with a quote. There are no traffic jams along the extra mile. So I urge the minister, let us go the extra mile. Thank you. धन्यवाद. श्री घनश्याम तिवारी जी. माननीय उपसभापति महोदय, आज इस बिल पर चर्चा चल रही है। मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ कि इस प्रकार के बिल सदन में कई आ गए और वो क्यों आ रहे हैं? केवल इस बिल की केवल ये चर्चा करना, यहाँ से शुरुआत करना कि रेल का बजट था वो अलग से आता था, अब रेल का बजट इसमें शामिल कर दिया गया है, रेल के बजट पर चर्चा नहीं है, ये इस बिल का लक्ष्य नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने इसको शुरुआत करते समय ये नहीं देखा, तनखा साहब ने, कि इस रेलवे बजट पर रेलवे पर चर्चा होगी। रेलवे पर आज चर्चा हो रही है, रेल के बजट का हमको पता है। तो जब सारी बातें हमको पता है तो फिर इस पर क्या चिंता करनी। और मुझे तो एक बात का सुनकर बड़ा, मैं उधर बैठा था उस जगह, उन्होंने सबके उदाहरण दिए। माननीय जगजीवन राम जी का भी उदाहरण दिया, उनका भी दिया। माननीय जगजीवन राम जी दुर्घटनाओं का उदाहरण दिया। बाबू जगजीवन राम जी जब रेल मंत्री थे, वो कुछ प्रोसीडिंग मैंने भी पढ़ी। जो अटल बिहारी जी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी राज्यसभा के सदस्य थे। उस समय रेल दुर्घटनाएं बहुत हुई थी, तो रेल दुर्घटनाओं के बारे में चर्चा हो रही थी। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपना भाषण देना शुरू किया। उन्होंने भाषण यहाँ से शुरू किया कि बाबूजी, आप इतने सफल मंत्री हैं कि जिस डिपार्टमेंट में जाते हो ठीक हो जाता है, लेकिन इस डिपार्टमेंट में क्या हो गया? बोलो क्या हुआ कि जब रेल में आदमी बैठता है तो जग को भूल जाता है, जीवन को भूल जाता है और केवल राम को याद करता है, जग जीवन राम। तो वो सारी स्थिति कांग्रेस पार्टी के राज में थी साहब। उस सारी स्थिति को बदलकर आज हमारे जो मंत्री हैं, मैं कई बार पहले भी एक बार बोला कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो कई चीज निकली। तो आदमियों की चिकित्सा करने के लिए तो धनवंतरी निकले और देवताओं की चिकित्सा करने के लिए अश्विनी कुमार निकले। तो हमारे मंत्री जी का नाम अश्विनी कुमार है। ये भी जिस डिपार्टमेंट में जाते हैं उसका इलाज कर देते हैं। तो इनके पास पोस्ट ऑफिस आया, उसका इन्होंने इलाज ठीक से कर दिया। पोस्ट ऑफिस बंद होने वाला था, अब खूब चल रहा है। इनके पास IT आया, उसका भी कानून आ गया। इनके पास रेल आया। अब ये जो रेल है, ये 1905 में 1889 तक इतना बोझ लिए क्यों फिर रहे थे साहब? किसने कहा आपको लिए फिरो? इसमें कानून में भी संशोधन नहीं कर सकते। वो जब संशोधन अगर आपके पास आ गया, और फिर रेल की गति शक्ति देखो आप। अब वो चर्चा कर रही थी आदरणीय सदस्य अभी कि वहाँ मच्छर हैं, वहाँ पर रेलवे पर। मैं ये कह रहा हूँ आपको साहब, मैं जब पहले रेल में घुसता था उधर रेलवे स्टेशन पर, तो उसकी विशेष ही सुगंध आती थी। अब जब रेलवे में जाते हैं तो उस टॉयलेट्स को और उनको देखकर लगता है जैसे कोई हम एक कौन से भारत में यात्रा कर रहे हैं, तो कहते हैं वंदे भारत में यात्रा कर रहे हैं। तो ये सारा परिवर्तन आया है। और ये परिवर्तन कैसे आया? ये युग दृष्टा के कारण से आता है।
एक होता है राजनीतिज्ञ जो 5 साल के चुनाव के बाद देखता है, एक होता है स्टेट्समैन, उसको कहते हैं युग दृष्टा, वो आगे वाले 25 साल की 50 साल की देखता है, और वो है नरेंद्र मोदी, युग दृष्टा। उस युग दृष्टा के कारण से ये बिलों का परिवर्तन होकर आ रहा है, बैंकिंग में परिवर्तन हो रहा है, भारतीय न्याय शास्त्र में परिवर्तन हो गया है, सीआरपीसी में परिवर्तन हो गया है, साक्ष्य एक्ट में परिवर्तन हो गया है, आयकर में परिवर्तन हो रहा है। सारे कानून जिनका बोझ, गुलामी का बोझ ढोते हुए हम आ गए, अब मोदी जी आ गए अमृत काल में। इसलिए मोदी युग में वो सारे आप जो काम थे गुलामी के, वो समाप्त होकर विकसित भारत की नई कल्पना के कानून बनेंगे, और उस परिप्रेक्ष्य में इस कानून को देखना चाहिए। माननीय उपसभापति महोदय, अब रेलवे की जब चर्चा करते तो रेलवे के अंदर रेलवे को करे स्वतंत्रता नहीं, ये विधेयक आया ही रेलवे बोर्ड को और अधिक स्वाधीनता, स्वतंत्रता, स्वायत्ता देने के लिए है। इसलिए सेक्शन 2A उसमें जोड़ा गया है। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को तो नहीं दिखता, लेकिन बिना वकील के मुझे दिख रहा है कि उसमें जोड़ा गया और अधिक स्वायत्ता देने वाला है। एक दूसरी बात, प्रशासनिक दक्षता देने वाला है, नौकरशाही की प्रक्रियाओं को कम करने वाला है। आप बात करते हैं, मैं कह रहा हूं कि आज रेलवे में इतना बड़ा महाकुंभ हुआ, अभी चर्चा चल रही थी, मैं तो अभी हमारे वो चले गए माननीय जहां साहब, भारत विश्व के इतिहास में जब दुनिया को पता ही नहीं था, जब अंग्रेज तो सजा दे रहे थे, जो ये कह रहा है कि पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी नहीं पृथ्वी घूमने के किसने कह दिया, साइंटिस्ट ने, उसको फांसी पर चढ़ा दिया। और हमारे खगोलविदों ने हजारों वर्ष पहले कह दिया कि ये तारे जब यहाँ आएंगे तो माघ महीने में मकर राशि में जब सूर्य आएगा तो महाकुंभ होगा। अब वो महाकुंभ हो रहा है। एक बार वायसराय चला गया, माननीय मदन मोहन जी मालवीय जी साथ थे, उसने देखा उस समय भी कि यार, मालवीय जी को पूछा भाई इसमें आने जाने में कितना खर्चा लगा, तो मालवीय जी ने कहा 2 पैसे, उसमें पैसे चलते थे साहब। तो वायसराय ने कहा 2 पैसे? बोले हाँ। बोले 2 पैसे कैसे? बोले हमारे जैसे पंडित पंचांग में ये देख कर कि ये गति गति माघ मगर गति जब रवि होई, तीर्थ पतई जावई सब कोई, ये जब लिख देते हैं तो ये लाखों लोग बिना किसी के बुलाए आकर संगम में स्नान करते हैं। तो उस समय से जो महाकुंभ अपना चलता आ रहा है, उस महाकुंभ में 4 चांद लगाने का काम भारतीय रेलवे ने किया। 13,000 गाड़ियां चलाई। आप देखिए साहब, थोड़ी सी बात की चर्चा करते, कमियां निकाल रहे हैं। सारी दुनिया जिस बात को देख रही है और सारी दुनिया में जो काम करने वाला काम किया वो रेलवे ने हमारे ने किया। तो मैं अश्विनी वैष्णव को धन्यवाद देना चाहता हूं। रात रात जागे, रात रात जाकर घर में वार रूम लगाकर काम किया। देवगौड़ा जी ने धन्यवाद दिया, मैं भी देना चाहता हूं। फिर आप देखो सही, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में भी चर्चा करते, चीन की ये किया, चीन ने वो किया। अरे चीन की इलेक्ट्रिफिकेशन भारत से कम है। हमने ब्रॉड गेज लाइन को 98% तक कर दिया है और 2030 तक सारे भारत की लाइनें इलेक्ट्रिकल हो जाएंगी, बिजली पर आधारित हो जाएगी। प्रदूषण नहीं होगा, जीरो। इस प्रकार की हरित क्रांति के आधार पर रेलवे का विस्तार किया जा रहा है। रेलवे का बजट 9 गुना बढ़ गया है, 2,30,000 करोड़ से ज्यादा का हो गया है। 2 कॉरिडोर बन गए हैं, ईस्टर्न कॉरिडोर बन गया है, वेस्टर्न कॉरिडोर बन गया है, अमृत स्टेशन बन रही है, सारा खाका चेंज हो रहा है। बाथरूम में रेलवे के जाते समय घबराते थे, अब वो टॉयलेट्स बदल गए, आज के हो गए। जमाना बदल रहा है साहब, इनका सोच नहीं बदल रहा है, पर सरकार का सोच बदला हुआ है। अब डिजिटल जमाना, यहाँ देखो कागज के बजाय ये लगा दिया आपने, हम इसमें देख देख कर काम कर रहे हैं।
जब सारा डिजिटल हो रहा है, सारा काम हो रहा है, तो रेलवे को अब उसी प्रकार जोड़ना पड़ेगा। रेलवे को भारत की धमनियां बता रहे थे, मैं कह रहा हूं वास्तव में है। और उस रेल को इतना अधिक आकर्षित और बढ़िया बनाने का काम जिस ढंग से मोदी जी के नेतृत्व में अश्विनी जी वैष्णव कर रहे हैं, वो एक परंपरा से हटकर, लीक से हटकर अद्भुत काम है। ये केवल इस काम में नहीं हुआ है, सरकार का जो दृष्टिकोण है, युग प्रवर्तन का, युग दृष्टा का, युग चेतन का, इतिहास याद करेगा कि लोग कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का स्वर्णकाल था, लोग कहेंगे भारतीय लोकतंत्र में मोदी युग भी एक युग था, स्वर्णकाल का युग था, जिसने सारे कानूनों को चेंज कर दिया, सारे नियमों को चेंज किया, सारी प्रवृत्तियों को चेंज किया और उसके बाद में जाकर देश के विकास की काम की। आज कितने माने सदस्य सब ये कहते हैं, और वास्तव में मैं कह रहा हूं, इतना कभी कल्पना नहीं थी। मैं अपने जो सहायक हैं उनको कहता हूं, मैं रेलवे में टिकट बुक करा, मैं रेलवे में खूब जाता हूं। दो कारण है इसके, हवाई जहाज टिकट तो लिमिट होती है और ये अनलिमिटेड है। एमपी का भी रेलवे का एमपी का अनलिमिटेड है। तो मैं कहता हूँ वंदे भारत से बुक कराओ, इतने में आ जाए, PNR नंबर ये सीट नंबर ये। मैंने कहा टाइम पर, बोले साहब अब इस स्टेशन पर पहुंची है, इतने 15 मिनट में गाड़ी आ जाएगी। यार कल्पना ही नहीं थी। लाइन में खड़े होते थे, धक्के खाते थे, काम करते थे, सारे काम खटाखट हो रहे हैं। अब फिर पता लग जाता गाड़ी 5 मिनट लेट है, 10 मिनट आगे पीछे है, सारा काम करके इतने समय पर रेलवे चलने लगी जिसकी कल्पना ही नहीं थी। पहले यही सुनते थे, ये आने वाली गाड़ी 2 घंटे लेट है, यात्रियों कृपा क्षमा करना। अब कहते गाड़ी समय पर आ रही है, 2 मिनट बाकी है। और उसमें गाड़ी में इतना ही नहीं है, गाड़ी का कोच कहाँ लगा है, कहाँ आकर गाड़ी रुकेगी, कोच कहाँ रुकता है, वो सारा काम किया। अभी कवच की बात कर रहे थे, वो करते उस समय कवच शुरू हुआ और वो कवच कहाँ गया, कौन सा कवच शुरू हुआ था? कवच तो शुरू ही है मोदी जी के आने वाले के बाद। मोदी जी के पाने वाले कवच नहीं थे, कहीं भी नहीं थे, भारत में नहीं थे, जगह जगह बम फूटते थे, रेलवे में बम रखने की घटनाएं रोज होती थी। वो कवच तो अब लगा है साहब, सरकार के भय से आतंकवादियों को भी कवच लग गए हैं, और तो रेलवे के सब कवच लगने का काम हो रहा है, उसके लिए पैसे का विस्तार हो रहा है। रेलवे लाइन बनने का काम, 31,000 किलोमीटर की नई रेल डाल दी, 15 किलोमीटर रोज रेलवे लाइन नई गिर रही है, नई लग रही है, वो काम हो रहा है। 5,000 किलोमीटर प्रति वर्ष के हिसाब से काम हो रहा है। इतनी स्टेशनों का निर्माण हो रहा है, इतनी यात्री सुविधाओं का निर्माण हो रहा है, और उन सब के लिए ये विधेयक आया है। ये विधेयक भारतीय रेल को विकसित भारत बनाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देने वाला विधेयक है। और इस विधेयक को, क्योंकि बजट पर आज बहस नहीं, दोबारा रेलवे पर होगी, मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा कि कर्मचारियों के लिए भी सुविधा की गई। 78 दिन का उनको बोनस दिया गया, उनकी कार्य क्षमता का विस्तार हो, ऐसी कोई सी चीज़ नहीं छोड़ी है। यात्री से लेकर, कर्मचारी से लेकर, सरकार से लेकर, पटरी से लेकर, सुरक्षा से लेकर, प्रदूषण से लेकर, सब बातों को और व्यवस्थित रूप से इस प्रकार का व्यवस्थित संचालन करने के लिए न केवल मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, और मैं कहूँगा आज गर्व के साथ कहता हूँ कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के 11 साल के कार्यकाल में उनकी तरफ तो खैर कोई आंख उठाने वाला, अंगुली उठाने वाला है भी नहीं, लेकिन उनके मंत्रिमंडल के किसी भी सदस्य के खिलाफ आज तक इतना सा भी कहीं किसी ने नहीं लगाया, सामर्थ्य नहीं है। तो ऐसा युग प्रवर्तनकारी नेतृत्व मोदी जी के नेतृत्व में ये बिल अश्विनी वैष्णव जी लेकर आए हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। और मुझे इस बात की अत्यधिक प्रसन्नता होती है, वैसे वो आते उड़ीसा से है सभापति महोदय, लेकिन है हमारे राजस्थान के रहने वाले, इसलिए मैं और उनको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देकर इस विधेयक का समर्थन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद घनश्याम तिवारी जी। डॉक्टर M. Thambidurai. On behalf of ADMK party and
and my leader, Tamil Nadu former Chief Edappadi Palaniswamy, I participate in the Railways Bill Amendments Bill to 2024. Sir, land acquisition halt major railway projects in Tamil Nadu. Honorable Minister replied to a question in the other house in December last year said that despite a requirement of 3,389 hectares of various projects, only 866 hectares, that is 20%, have been acquired in Tamil Nadu. He said that the execution of important railway infrastructure projects in Tamil Nadu held due to the delay in land acquisition because of the DMK government present ruling there. The success of these projects depend upon the support of the Tamil Nadu government, which this present government is not at all doing. Some of the major projects were delayed due to land acquisition. For instance, for 71 kilometers, Dindivanam Tiruvannamalai, 273 hectares of land is required, but only 33 hectares of land has been acquired. No land has been acquired for the 88 kilometer Attipattu to Puttur new line. Puttur. For the 36 kilometer Morapur to Dharmapuri, my area, nearly my area, sir, is not acquired. For the 41 kilometer Mannargudi to Pattukottai, because the DMK is always climbing Mannargudi, Pattukottai, all DMK's family has come over there. But they are not able to acquire the land. And for 51 kilometers, Tanjavur to Pattukottai, not able to contest. It is the failure of on the part of the present DMK government, Tamil Nadu. It failed to provide the land for railways for completing these projects. Sir, another dangerous thing in Tamil Nadu is safety side, which are discussing. At that time, Jolarpet, one male entered in the ladies' compartment and molested and also thrown out the lady from Andhra, supposed to be Andhra state at the time. That lady is very precarious condition. There is no order, it's not problem. The land order problem is a very serious matter. The Tamil Nadu government is not cooperating with the railway department to protect this kind of incident. That is why we are facing land order problem. Railway department also try to provide facilities and want to give the new line, but I once again want to make and record the present DMK government is the duty is a failure. They could not get the projects, but they are boasting. They want more projects. But my leader, Edappadi Palaniswamy, is always demanding we have more projects for Tamil Nadu. Tamil Nadu central government is ready to give, but the present DMK government they are not ready to cooperate to acquire the land. That is the present situation. Thank you. Thank you very much. Shri Brijlal ji. थैंक यू उपसभापति महोदय, आपने मुझे रेल अधिनियम 1989 रेल संशोधन विधेयक और उसके संशोधन करने वाले विधेयक पर बोलने का अवसर दिया, जिसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उपसभापति महोदय, भारतीय रेलवे एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। ये इसमें रेलवे जो एक कॉम्प्लेक्स पेचीदा संगठन है। इन संगठन में कई अलग अलग विभाग हैं जिन्हें एकजुट होकर काम करना होता है और अच्छे रिजल्ट प्राप्त करने होते हैं। महोदय, मैं कुछ विभाग, क्योंकि मैंने रेलवे में खुद अच्छी तरह देखा है, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट, कमर्शियल, इलेक्ट्रिकल, सिविल इंजीनियरिंग, सिग्नल, स्टोर, ट्रैक्शन एंड रेलवे रोलिंग स्टॉक, सेफ्टी, अकाउंट्स, मेडिकल, पर्सनल एंड आरपीएफ, ये मेन डिपार्टमेंट हैं इसमें रेलवे महकमे में। इन विभागों को समन्वित कामकाज के लिए जिम्मेदार होता है रेलवे बोर्ड, जो रेलवे की अपेक्स बॉडी है। इसका मुखिया चेयरमैन रेलवे बोर्ड और साथ ही साथ होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिसके नीचे सदस्य काम करते हैं। इन सदस्यों के अलावा 4 अन्य विभाग भी हैं जिनके हेड होते हैं, वो डायरेक्टर जनरल कराते हैं। डायरेक्टर जनरल आरपीएफ, डायरेक्टर जनरल एचआर, डायरेक्टर जनरल सेफ्टी,
और डीजी रेलवे हेल्थ सर्विसेज। तो बहुत बड़ा एक बॉडी है जो रेलवे बोर्ड, जो चेयरमैन के माताती में काम करती है। इसके अलावा इसमें काफ़ी लंबा चौड़ा फील्ड फॉर्मेशन है, जिसमें 16 जोन है, जिसका मुखिया जनरल मैनेजर होता है और उसके नीचे विभिन्न विभागों के पीएचओडी और एचओडी काम करते हैं। उपसभापति महोदय, मुझे भी 7 साल 1996 से 2003 तक पूर्वोत्तर रेलवे में प्रतिनियुक्ति पर काम करने का अवसर मिला है। मैं चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर आरपीएफ के पद पर तैनात रहा और इसी दौरान मुझे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे का भी 2001 में करीब 4 महीने काम करने का अवसर मिला था। महोदय, मैंने रेलवे काल प्रणाली को न केवल जिसका मैं हेड था सिक्योरिटी, इसके अलावा अन्य महकमे के काम को भी अच्छी तरह से देखा है। महोदय, जोनल रेलवे के अलावा रेलवे में कई प्रोडक्शन यूनिट्स हैं। वो प्रोडक्शन यूनिट हैं CLW, BLW, पहले DLW कहलाता था, डीजल लोकोमोटिव वर्कशॉप, ICF, रेल एंड व्हील फैक्ट्री, RCF, MCF रायबरेली, RDSO लखनऊ में है जो रिसर्च करती है, NF कंस्ट्रक्शन, कोर CORE कोर इलाहाबाद प्रयागराज और NAIR बड़ोदरा। उपसभापति महोदय, रेलवे के इन सभी अंगों को लक्ष्य को हम 4 पैरामीटर में विभाजित कर सकते हैं। वो है रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, रेलवे यात्रियों को अच्छी एवं आधुनिक सुविधा, रेलवे को देश को कोने कोने से जोड़ना, रेलवे से रोजगार सृजन, उद्योगों को सपोर्ट करना। उपसभापति महोदय, रेलवे के इन सभी विभागों को कामकाज रेलवे अधिनियम 1989 द्वारा संचालित किया जाता है। रेलवे के कोर ग्रुप यानी रेलवे बोर्ड का कामकाज के लिए, जिसके अपेक्स बॉडी पर हैं रेलवे चेयरमैन, रेलवे बोर्ड, जो रेलवे के जो कानून है रेलवे बोर्ड का, वो भाप के इंजन युग का कानून है, 120 वर्ष पुराना, 1905। सभापति महोदय, जब उस समय जो सरकार थी जिसने 1989 में अमेंडमेंट किया, तो उसी समय ये 1905 के एक्ट को भी बदल देना चाहिए था, लेकिन उस समय जो सरकार थी उन्होंने इसको नहीं किया, उसी समय समाहित हो जाना चाहिए था। अगर ये हो गया होता तो आज इस अधिनियम को माननीय मंत्री जी को लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सभापति महोदय, इस संशोधन से क्या क्या होगा? नंबर 1, रेलवे बोर्ड 1905 जो 120 वर्ष पुराना कानून है वो निरस्त हो जाएगा, लेकिन इसके प्रासंगिक प्राविधानों को रेलवे अधिनियम 1989 में समाहित कर दिया जाएगा। इससे अब 2 अलग अलग कानूनों की ज़रूरत खत्म हो जाएगी और रेलवे प्रशासन को अधिक संगठित किया जा सकेगा। रेलवे बोर्ड का पुनर्गठन किया जा सकेगा, उसकी योग्यता, अनुभव, सेवा शर्तों, नियुक्ति प्रक्रिया आदि को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकेगा, जिससे रेलवे बोर्ड में मेंबर्स की नियुक्ति की जा सके। महोदय, मैंने देखा है, जब मैं था पता चला चहेते लोगों को सीधे जीएम से चेयरमैन रेलवे बोर्ड बनाया गया है। पहले लोग जीएम बनते थे, जीएम के बाद मेंबर बनते थे और मेंबर के बाद तब सीआरबी बनते थे, लेकिन मैंने देखा है कुछ मंत्रियों ने सीधे जीएम से चेयरमैन रेलवे बोर्ड। अब ये जो कानून आ रहा है, अब ये नहीं हो पाएगा। प्रशासनिक ढांचा, विधेयक के तहत रेलवे बोर्ड को एक सचिव, आवश्यक अधिकारी कर्मचारी प्रदान किए जाएंगे ताकि वह अपने कार्यों को प्रभावी संचालन कर सके। रेलवे बोर्ड की शक्तियों और कार्यों को सीधे इस अधिनियम से जोड़ दिया गया है, जिससे रेलवे प्रशासन में पारदर्शी व्यवस्था होगी, स्पष्ट व्यवस्था होगी। अब उपसभापति महोदय, रेलवे में नौकरी के बदले जमीन नहीं ली जा सकेगी।
जो हुआ है, जिसकी जांच चल रही है, मैं नाम नहीं लेना चाहिए, आप सब इसको जानते हैं। महोदय सुनिएगा, मैंने नाम नहीं लिया है, माननीय, मैंने नाम नहीं लिया है। हाँ, आपका नंबर आएगा तो बोलिएगा। सभापति महोदय, 2014 के पहले छुक छुक गाड़ी यानी भाप जुग की संस्कृति से बाहर उसमें की सरकार नहीं आई, जिसका कुछ आंकड़े मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, जो मोदी युग में जो अभी बात कही गई है उसमें हुआ है। नई रेल लाइन, गेज परिवर्तन, दोहरीकरण परियोजना के लिए यूपीए सरकार के 2009 से 2014 तक औसत 11,527 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष दिए जाते थे। वहीं 2024-25 का जो वित्त वर्ष है उसमें मोदी सरकार ने 68,633 करोड़ रुपए खर्च किए, जो यूपीए सरकार के आवंटन से 6 गुना ज़्यादा है। तो सही बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप होगा ही, रेलवे मॉडर्नाइज हुई। नई रेल गेज परिवर्तन और दोहरीकरण के निर्माण के कुछ आंकड़े, 2009 से 2014 7,599 करोड़ रुपए औसतन दिए जाते थे नई लाइन, गेज परिवर्तन आदि के लिए, और प्रतिदिन 4.2 किलोमीटर रेलवे लाइन का निर्माण हो सकता था। लेकिन 2014 से 24 तक अब दिए जा रहे हैं 31,180 किलोमीटर डेवलप हुआ है, और अब ये प्रतिदिन 8.54 किलोमीटर रेल लाइन प्रतिदिन बन रही है। महोदय, यह दोगुना हो गया है। सभापति महोदय, कनेक्टिविटी, पहले नॉर्थ ईस्ट जो है इसको उपेक्षित किया जाता, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट पर ध्यान दिया और आज नॉर्थ ईस्ट में दूरस्थ जगहों पर रेलवे की कनेक्टिविटी सभापति महोदय प्राप्त कर रही है। मुझे नॉर्थ ईस्ट देखने का मौका मिला है। 1984 में मैं पीएसी बटालियन का कमांडिंग ऑफिसर था, नलबाड़ी, बरपेटा, निबोगाई गांव, और उसके पहले नॉर्थ लखीमपुर। महोदय, उस समय जब मैं बात करता था, आंदोलन चल रहा था, तो लोग कहते थे गंगा नदी पर इतने पुल, जमुना नदी पर इतने पुल, और साहब ब्रह्मपुत्र पर केवल एक पुल था। और आज मोदी राज में वहाँ 5 पुल बन गए हैं ब्रह्मपुत्रा पर, और 2 पुल अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो कनेक्टिविटी बढ़ाई गई। पहले तो ध्यान ही नहीं दिया गया। अगर ये सब कर दिया गया होता तो वहाँ अनरेस्ट नहीं होता। सभापति महोदय, पहले बजट में रेलवे की जब होता था, बड़ी रेलवे लाइन की घोषणा होती थी, इतनी नई गाड़ियाँ इतनी चलेंगी, लेकिन वो केवल घोषणा ही रह जाती थी और वो कभी उसका क्रियान्वयन नहीं होता था। सभापति महोदय, अब तो इस देश में 66 वंदे भारत चल रही है। अब ये मैं 2 दिन पहले अपने मित्र से बात कर रहा था। मैं तो प्रयागराज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ हूँ। लखनऊ से प्रयागराज जाने में 5 से 5.5 घंटा लगता था। अभी हमारे मित्र बोले 3 दिन पहले वो गए, वंदे भारत से 2.25 घंटे में लखनऊ से प्रयागराज। तो ये है गति, ये रेलवे का जो है वंदे भारत, जिसको प्रधानमंत्री जी ने दिया है। सभापति महोदय, इसके बाद सफाई। आप पहले रेलवे स्टेशन पर जाते थे, वो ह्यूमन वेस्ट, गंदगी से आपको नाक बंद करना पड़ता था। अब वो सीन आपको कहीं दिखाई नहीं पड़ता। ये सबसे बड़ी। और रेलवे स्टेशन साफ सुथरे हैं, बायो टॉयलेट है, एस्केलेटर है, लिफ्ट है, और इस तरह अभी किसी को मौका मिले लखनऊ जाइएगा, गोमती नगर स्टेशन, वो किसी आधुनिक एयरपोर्ट से भी अच्छा है। ये मोदी जुग का रेलवे मंत्रालय का काम है जो इसमें हुआ है। अब महोदय आता हूँ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, कवच। हमारे घनश्याम तिवारी इसमें बोल चुके हैं, इसमें हमें ज़्यादा नहीं बोलना है। मैं ये कहना चाहता हूँ, उस समय साहब जो बीरबल सरकारें थी यूपीए, ट्रेन में ब्लास्ट होते थे। महोदय, 18/2/2007 को समझौता में ब्लास्ट हुआ था। 11 जुलाई 2004 में मुंबई में लोकल ट्रेन में सीरियल ब्लास्ट हुआ था, इंडियन मुजाहिदीन ने किया था, 209 लोग मारे गए थे। और श्रमजीवी वाराणसी में 28 जुलाई 2005 को ट्रेन ब्लास्ट हुआ था। ये ट्रेन की बात कर रहा हूँ मैं, और इसमें काफ़ी लोग मारे गए थे। श्रीमान, उस समय इसको निराकरण का ध्यान नहीं दिया जाता था,
और उस समय एक अलग नैरेटिव गढ़ा जाता था, भगवा आतंकवाद। महोदय 2005 में मैं आईजी लॉ एंड ऑर्डर था और उस समय पुलिस वीक में एक प्रस्तुतिकरण हुआ, एक अफसर ने रखा समझा इस पर जौनपुर जो आतंकवादी पकड़े गए, कौन कौन पकड़े गए, कहाँ वो पनाह पाए, उसमें बिहार जगह फुलवारी शरीफ। उन्होंने किया वो ऐसा पेपर में निकल गया कि साहब इतने एक मंत्री रेल मंत्री थे, उन्होंने हंगामा मचाया, उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी मुख्यमंत्री, और उस 74 बैच के अफसर को सस्पेंड करना पड़ा कि नाम कैसे ले लिया आतंकवाद का और फुलवारी शरीफ का। ये था उस समय तुष्टीकरण की राजनीति, और उस तुष्टीकरण की राजनीति में फिर सेफ्टी नहीं देखी जाती थी, वोट बैंक देखा जाता था। महोदय अब मोदी सरकार आई है, 2014 के बात तो नहीं हो रहे हैं, पहले रोज बम ब्लास्ट होते थे, तो आज और सुरक्षा तो दी गई है, लेकिन ये जो सुरक्षा आतंकवादियों से होती थी वो उसका कंप्लीट निराकरण हुआ है। महोदय इलेक्ट्रिफिकेशन, अभी घनश्याम तिवारी जी ने कहा लगभग 99% इलेक्ट्रीफाइड हो गया है। इलेक्ट्रिफिकेशन होने से उसकी इफिशियंसी बढ़ी है, और इफिशियंसी के साथ जो कार्बन इमिशन होता था, पहले कोयले से इंजन से चलने वाली और उसके बाद डीजल गाड़ियों से होता था, उसका निराकरण हुआ है महोदय। और जो हमारे देश का मोदी जी का सपना है कार्बन फुटप्रिंट को कम करने का, तो इलेक्ट्रिफिकेशन से जो कार्बन फुटप्रिंट है उसको बहुत बड़ा होगा, वो कार्बन उसको हम कम करेंगे। अब आता है उद्योग में सपोर्ट। महोदय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण हुआ और आज मालगाड़ियों की स्पीड डबल हो गई है। जब डबल हुई तो माल जल्दी पहुंच रहा है, माल बंदरगाहों पर जल्दी पहुंच रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है। अब तो किसानों की जो पेरिशेबल आइटम हैं उसके लिए एसी में व्यवस्था, कोच में, उसका एक सामान दूसरे सामान तक पहुंच जाए। महोदय तो इससे जो उद्योगों को सपोर्ट मिला है ये मोदी जी की देन है। मैं मंत्री जी को इसको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इसी फ्रेट की वजह से अभी महाकुंभ हुआ महोदय, हमारे स्टेट में हुआ। प्रयागराज में मुझे कई बार पोस्टिंग का मेरी कर्मस्थली है, और महोदय जहाँ 66 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने स्नान किया, हजारों ट्रेन चलाई माननीय मंत्री जी ने, सुविधाएं मिली, दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि मालगाड़ियों पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उद्योगों को सपोर्ट करती हैं वो मालगाड़ियाँ फ्रेट कॉरिडोर से चलाई गई। तो इसके बाद ये कहता हूँ ये जो आधुनिक रेल है मोदी जी के कार्यकाल में है, ये जो उद्योगों को सपोर्ट दिया गया है ये पहले संभव नहीं था कि जैसे ये अब तक हुआ है। आज किसानों का खाद बीज, किसानों का प्रोड्यूस आज बड़ी बड़ी मंडियों में, चाहे दिल्ली हो चाहे कहीं हो, आज पहुंच रहा है। तो ये जो फ्रेट कॉरिडोर है और उसके लिए जो अलग से किसानों के लिए व्यवस्था की गई है वो आज के उसकी रेल है। और अब मैं महोदय ये जो नया अधिनियम बना है बनने जा रहा है, पारदर्शी होगा। अब इसमें कोई घपले नहीं होंगे। पहले तो रेलवे में देखिए क्या क्या घपले हुए उसकी जांच आज भी चल रही है, पेपर की सुर्खियां बनता है, लेकिन माननीय मंत्री जी के कार्यकाल में ऐसा कोई धब्बा नहीं लगा है। माननीय अश्विनी वैष्णव जी को मैं बधाई देता हूं और साथ ही साथ इस अधिनियम का सपोर्ट करता हूं। थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद। मैं आदरणीय मेंबर से गुजारिश करूंगा कि हम डिस्कस कर रहे हैं रेलवे मिनिस्ट्री अमेंडमेंट बिल, तो उस पे ही अपने विचार सीमित रखें और इस सदन में रेलवे मिनिस्ट्री पे अलग से भी डिस्कशन होगा। श्री प्रदीप कुमार वर्मा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उपसभापति महोदय। मैं रेलवे संशोधन विधेयक 2024 जो भारतीय रेल के संचालन को आधुनिक एवं अत्यंत पेशेवर ढंग से संचालित करने का प्रावधान करता है के समर्थन में चर्चा सत्र में भाग ले रहा हूं। उपसभापति महोदय, यह विधेयक आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मोदी की गारंटी की भावना को साकार करने वाला एक क्रांतिकारी कदम है। यह विधेयक 1905 के भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम को निरस्त करते हुए इसके प्रावधानों को मौजूदा रेलवे अधिनियम 1989 में एकीकृत करता है। इसका उद्देश्य रेलवे बोर्ड के परिचालन को स्वतंत्रता प्रदान करना है। यह विधेयक भारतीय रेल के परिचालन एवं विकास में दक्षता एवं सुशासन
को बढ़ाने की दिशा में उठाया गया एक क्रांतिकारी कदम है। यह विधेयक विभिन्न कानूनों को एकीकृत करके एक ढांचे में शामिल करके कानूनी प्रक्रियाओं को सरल बनाने वाला कदम है। रेलवे बोर्ड को भारत के व्यापक रेलवे नेटवर्क के पहले से अधिक प्रभावशाली ढंग से विकसित करने की दिशा में ये ज़्यादा दक्षता और प्रबंधन कौशल प्रदान करने वाला एक विधेयक है। उपसभापति महोदय, यह विधेयक मोदी की गारंटी के तहत मिडिल क्लास के साथ साथ इस देश के उच्च आय वर्ग एवं निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए रेल कनेक्टिविटी और सुविधाएं बढ़ाने के वादे को साकार करने के लिए उठाया गया एक कदम है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने रेलवे के बुनियादी ढांचे को विकसित करने एवं आधुनिकीकरण के प्रयासों को सफल बनाने के लिए वर्ष 2024-25 के लिए बजटीय आवंटन 2,52,000 करोड़ का किया है, जो वर्ष 2014 के केवल 28,174 करोड़ से करीब 9 गुना अधिक है। यह विधेयक रेलवे क्षेत्र की बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु रेलवे बोर्ड को पहले से अधिक स्वायत्तता और निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करता है। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 1321 स्टेशनों के पुनर्विकास एवं 100% विद्युतीकरण जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को पूर्ण करने और उन लक्ष्य को पूरा करने में रेलवे को सक्षम बनाने की दिशा में उठाया गया ये कदम है। अत्याधुनिक वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत, कवच ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का कार्यान्वयन, भारत के प्रमुख शहरों में मेट्रो नेटवर्क का विस्तार करने में हमारी भारतीय रेल सक्षम हो सके, उसके लिए हर प्रकार के संसाधन और तकनीकी उपलब्ध कराने की दिशा में हमें ज़्यादा आसानी होगी। इस दिशा से ये रेलवे अमेंडमेंट एक्ट 2024 लाया गया है। महोदय, 2004 से 2014 के कालखंड में जब देश में यूपीए की सरकार थी, तब इन 10 वर्षों में केवल 5,188 किलोमीटर विद्युतीकरण का कार्य हुआ था। वहीं 2014 से 2024 के 10 वर्षों में जब देश में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार है, तो रेलवे ने 39,013 किलोमीटर का विद्युतीकरण का कार्य पूरा किया है। कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार 2009 से 2014 के मध्य रेलवे के आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए जहां 2,30,000 करोड़ दिए थे, वहीं माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने 2014 से अब तक 8,50,000 करोड़ रुपए रेलवे को दिए हैं। भारतीय रेल को दुनिया की सबसे सुरक्षित रेल सेवा बनाने की दिशा में आदरणीय मोदी जी ने राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष स्थापित कर कवच एवं एलटीई बेस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम जैसे सुरक्षा प्रणालियों के निरंतर विकास की रूपरेखा बनाई है। 2004 से 2014 में कुल 1711 रेल दुर्घटनाएं हुई थी, यानी प्रतिवर्ष करीब 171 रेल दुर्घटनाएं, औसतन 171 रेल दुर्घटनाएं। वहीं अब 2014 से 24 में ये घट के कुल 678 दुर्घटनाएं हुई हैं, प्रतिवर्ष केवल 24। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि जो सुरक्षा के उपाय किए गए हैं 2014 के बाद से, वो कितने कारगर सिद्ध हुए हैं। कवच सुरक्षा प्रणाली 1415 रूट किलोमीटर पर डिप्लॉयड की जा चुकी है और आगे 3000 किलोमीटर पर और डिप्लॉय करने की योजना है। 2004-05 में डीरेलमेंट, रेलगाड़ी का पटरे से उतर जाना, इसकी घटनाएं 138 हुई थी। 2005-06 में 131 हुई थी। ये एक औसतन 138 से 131 के बीच में होती थी, जो अब घटकर 2022-23 में केवल 36 डिरेलमेंट की घटनाएं हुई हैं। 2023-24 में 23 हुई। अपने आप में दर्शा रहा है कि पटरियों का जो आधुनिकीकरण किया जा रहा है, पटरियों को जो पहले से ज़्यादा सुदृढ़ बनाया जा रहा है, वो कितना कारगर सिद्ध हो रही है। रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन की दिशा में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का लक्ष्य लेकर भारत सरकार चल रही है। 2011 में जो
केवल 30% के आसपास 29.9% विद्युतीकरण का कार्य हम कर पाए थे, जो 2024 में अब 93.83% तक पहुंच गई है। तो रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य बहुत जल्दी पूरे देश में 100% का लक्ष्य प्राप्त करने वाला है। इलेक्ट्रिफाइड रेलवे नेटवर्क की बात अगर हम पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में करें, तो जहां चीन में उनके कुल रेल नेटवर्क का केवल 71.9%, ब्रिटेन में केवल 38%, यूरोपीय यूनियन का केवल 56% और अमेरिका और रसिया का भी भारत से काफ़ी पीछे है। भारत ने अब करीब 94-95% अपने कुल रेलवे नेटवर्क का विद्युतीकरण कर लिया है। एक ऐतिहासिक उपलब्धि है जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और आदरणीय रेल मंत्री जी के कुशल प्रबंधन से संभव हो पाया है। हम झारखंड प्रदेश की बात जब करते हैं तो झारखंड प्रदेश के लिए भी बजट में 2009 से 14 में जब यूपी की सरकार थी तो 457 करोड़ के बजटीय प्रावधान किए गए थे। वहीं अब 2025-26 में 7,302 करोड़ के राशि का प्रावधान किया गया है, जो करीब 16 गुना बढ़ गया है। 2009 से 2014 तक औसतन 57 किलोमीटर नई रेल लाइन हमारे प्रदेश झारखंड में बिछाई जाती थी, जो अब बढ़ करके 119 किलोमीटर प्रतिवर्ष हो गई है। 2014 के बाद 1311 किलोमीटर नई रेल लाइन बिछाई गई। झारखंड में रेलवे के विद्युतीकरण का कार्य 100% पूर्ण हो चुका है। 56,694 करोड़ खर्च करके 3,251 किलोमीटर नई रेल लाइन बिछाने का कार्य हमारे प्रदेश झारखंड में भारतीय रेल कर रही है। झारखंड के 57 रेलवे स्टेशनों को अमृत स्टेशन के रूप में चयनित करके 2,134 करोड़ रुपए खर्च करके उन्हें विकसित किया जा रहा है। 2014 के बाद से झारखंड में 445 रेल फ्लाईओवर एवं अंडरपास नए बनाए गए हैं। झारखंड से होकर आज 12 वंदे भारत ट्रेनों का परिचालन हो रहा है, जिनके 22 यूनिक स्टेशन हमारे झारखंड प्रदेश में पड़ते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि भारत में रेलवे का एक समग्र विकास आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय रेलवे मंत्री जी के नेतृत्व एवं देखरेख में हो रहा है। मैं पुनः एक बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय रेलवे मंत्री जी का आभार व्यक्त करते हुए इस रेलवे अमेंडमेंट बिल 2024 का समर्थन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्री संदीप कुमार पाठक जी। धन्यवाद चेयरमैन सर। आज मुझे इस रेलवे अमेंडमेंट बिल पर बोलने का जो सौभाग्य मिला है, उसके लिए मैं सदन का और अपनी पार्टी का धन्यवाद करता हूं। ऑनरेबल चेयर सर, इस रेलवे अमेंडमेंट एक्ट में बेसिकली इंडियन रेलवे बोर्ड 1905 जो रूल्स थे उसको रिपील करके इसी में इनकॉर्पोरेट करने का प्रावधान रखा गया है। बेसिकली इसका मूल आइडिया यही है कि जो बोर्ड है उस बोर्ड को थोड़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दी जाए और वो बोर्ड्स फिर अपने मैनेजमेंट में थोड़ा ज़्यादा काम कर सके। ऑनरेबल चेयर सर, मुझे ये लगता है कि ये इतना सटीक अपॉर्चुनिटी था कि रेलवे के पूरे मैनेजमेंट को ओवरहॉल किया जा सकता था। हर बारी जब हम बातचीत करने को शुरू होते हैं, मेरे सत्ता पक्ष के साथी बहुत सारे बातें मैं सुन रहा था उनकी, अगर वो सही बातों को सामने रखते तो मंत्री महोदय को बहुत सहूलियत और मदद मिल जाती, बजाय इसके कि एक ही चीज़ को रिपीट करने के कि इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, चाइना में इतना कर दिया। मेरा ये मानना है कि ऐसी चाइना ने क्या किया क्या नहीं किया उसको 2 मिनट के लिए अलग रखते हैं, अगर उसमें रखेंगे तो फंस जाएंगे बुरी तरीके से। सीधे सीधे अपने एजेंडे में आते हैं। हमारे एजेंडे में आज की व्यवस्था में हम क्या कर सकते हैं और कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इस पर हमें देखना चाहिए। ऑनरेबल चेयर सर, रेलवे को अगर कोई ये समझे और न्यूमेरिकल नंबर्स में अगर उसको इवेलुएट करे कि उसके बेनिफिट्स क्या है तो वो गलत होगा। हमारे देश की अर्थव्यवस्था में और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो रेलवे के कई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष फायदे हैं जो हम कई बारी नंबर्स के टर्म पे नहीं कर सकते। लेकिन मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से फिनांस मिनिस्टर जी ने सिर्फ 3 बार रेलवे का जिक्र किया, एक समय था जब रेलवे के लिए सेपरेट बजट सेशन होता था, डिटेल डिस्कशन होता था, उसकी महत्ता इतनी थी
क्योंकि वो पूरे देश के लिए एक इकोनॉमिक और सोशल लाइफलाइन का काम करती थी। पर खैर कोई बात नहीं। आज सर जो भी परिस्थिति है, आप जो बिल लेकर आए हैं उसका हम समर्थन करेंगे। जनता ने आपको मैंडेट दिया है, आप उस मैंडेट का उपयोग करिए और अच्छी तरीके से इसको चलाइए। लेकिन आज की परिस्थिति में मोटे मोटे तौर पर आप देखेंगे कि क्या क्या चैलेंजेस हैं रेलवेज के। तो रेलवे का सबसे बड़ा चैलेंज ये है सर कि ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। जो भी हम पैसेंजर में चला लें या फ्रेट में चला लें, फ्रेट अभी आपका बेनिफिट में चल रहा है तो हम बड़ी आसानी से कह देते हैं कि अरे वो फायदे में चल रहा है, अरे पर जितना फायदे में चलना चाहिए उतना नहीं चल रहा है। बात यहाँ पे, तो हमें ऑपरेटिंग कॉस्ट पे देखना पड़ेगा। ऑपरेटिंग कॉस्ट इंप्रूव करने के लिए आपको टेक्नोलॉजी में ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपके मैनेजमेंट्स को वापस से ठीक करना पड़ेगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट इन कैपेसिटी बिल्डिंग, आपको कैपेसिटी बिल्ड करनी पड़ेगी। अगर आप कैपेसिटी बिल्ड नहीं करेंगे तो आज जो नंबर्स पे हम खेल रहे हैं कि इतना परसेंट यहां गया, इतना परसेंट, उसी पे खेलते रह जाएंगे, सदियों निकल जाएगा। आपको कैपेसिटी बिल्ड करनी ही पड़ेगी, इसलिए आपको वहां पर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है इंटरनल रिसोर्स जनरेशन। जो है लगातार पिछले दशकों से ही कह ले कि रेलवे का अपना इंटरनल जो रेवेन्यू जनरेशन है वो धीरे धीरे मतलब पैसा हम बाकी सरकार से मांग लें, बोरो कर लें, वो अलग है, लेकिन हम एज ए रेलवे की तरफ से मैं पैसा कितना जनरेट कर रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है। हमें इस पे डिस्कस करना चाहिए। भाई डिपार्टमेंट तो कोई भी चला लेगा, आप किसी को भी दे दो, दो ही चीज होते हैं, एक कमाना और एक खर्चा करना। खर्चा तो कोई भी कर लेगा, खर्चा करने की भी अलग है, लेकिन कमाने में अगर आए, आप कितना कमा रहे हैं, कमाई में कितना बेनिफिट हुआ, इससे पता चलता है कि आप कितने अच्छे तरीके से उसको चला रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जितना भी रेवेन्यू जनरेट होता है उसका 70%, ऑनरेबल चेयर सर मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, जितना रेवेन्यू जनरेट होता है उसका 70% सिर्फ सैलरी और पेंशन में जा रहा है। मेरा प्रश्न ये है मंत्री महोदय से कि जो इतनी बड़ी आर्मी है रेलवे में, क्या हम उनको प्रॉपर तरीके से ट्रेन किए हैं, क्या उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन है? और अगर आपका रेवेन्यू जनरेशन, इंटरनल रेवेन्यू जनरेशन अगर बढ़ा नहीं तो आने वाले समय में आप सैलरी देने की स्थिति में नहीं रहेंगे, आपको बोरो करना पड़ेगा। ये कैसे करेंगे आप? हम मोटा मोटे एक बोर्ड को फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिए, बोर्ड में फलाना बना दिए, बोर्ड को गोल गोल, ये बोर्ड ठीक है, वो ठीक है, एक मैनेजमेंट का हिस्सा है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आज के परिप्रेक्ष्य में जिस तरीके की ब्रूट मेजॉरिटी और आपके पास पावर है, आप अपनी कैपेसिटी से बहुत कम काम कर रहे हो। आप अगर पिछले सरकार को देखेंगे तो एक रिवॉल्यूशनरी चेंज हुआ था। वो रिवॉल्यूशनरी चेंज क्या था? टिकटिंग में, जिससे सारे देश के जनता की जो सहूलियत जो बढ़ी थी। पहले टिकट खरीदना बहुत बड़ी बात, मैं भी जब परीक्षा देने जाता था, गाँव से आता था, बिलासपुर में टिकट खरीदते थे और सुबह 5 बजे लाइन लगाते थे, वो कागज और पेन लेके वहीं पे सोते थे, वहीं पे लाइन लगाते थे। आज कम से कम ये कह सकते हैं कि भाई टिकट खरीदने में कोई दिक्कत नहीं है, टिकट खरीदने का प्रोसेस ठीक हो गया। लेकिन मैं आप सबसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या टिकट सबको मिल पा रही है? क्या जो टिकट बुक करना चाहता है उसको आज टिकट नहीं मिल पाती है? हमारे पास ही आप सारे एमपी हैं, आपके पास इतने कागज लेटर ही आप इशू करते रहते होंगे कि भाई बुकिंग रिजर्वेशन की, तो टिकट मिलने में काफ़ी दिक्कतें हैं। तो अगर आप देखेंगे सारे मोटे मोटे चीज़ों को, ये 3-4 लाइन में मैंने कहा, लेकिन अगर इसके रिपरकशंस देखेंगे और इसको डिटेल में अगर आप डिस्कस करेंगे तो ये सारी कहानी कह देती है रेलवे की कि भाई साहब कमाई बिल्कुल नहीं है, खर्चा बहुत करना है। आइडिया तो बहुत दे देंगे कि आप एंटी कोलिजन डिवाइस लगा दो, आप एंटी डीरेलमेंट डिवाइस लगा दो, आप रेलवे में नया वो बना दो, रिन्यू कर दो, वो कर दो, पर पैसा ही नहीं कमा रही है रेलवे। तो पहला फोकस तो पैसा कमाने पे होना चाहिए। आप पैसा कमाओगे तभी आप उस पर खर्चा कर पाओगे, इन्वेस्ट कर पाओगे। ऑनरेबल चेयर सर, एक्सीडेंट्स की बात कर रहे थे एक माननीय सदस्य, 650 से ज़्यादा एक्सीडेंट हुए। अगर डेटा देखें, आप डेटा देखें तो पिछले मतलब इस टेनियर में 1 लाख से ज़्यादा रेल संबंधित दुर्घटनाओं में उनकी जान गई। अभी जो स्टैम्पेड हुआ कुंभ के दौरान, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मतलब वो ऐसे लोग हैं कि जो अपनी बात भी ठीक से नहीं रख सकते। मेरा ये सबमिशन है कि बिना मतलब की बातों में पड़ने के बजाय अगर हम एक्सीडेंट्स को रोक पाने के लिए क्या क्या करने की ज़रूरत है, हमारे पास कितने पैसे हैं, उसमें अभी के रेट पे अगर कवच जो एक इक्विपमेंट है, आप सब बात कर रहे हैं, अभी बहुत अच्छी बात है, एंटी डीरेलमेंट का ले लो या कोई भी एंटी कोलिजन डिवाइसेस ले लो, कवच के नाम से कह लो, 2% के रेट से वो चल रहा है।
अगले 50 साल अगर इसी स्पीड से चला तो, और अगर और ढीला हुआ तो 100 साल लग जाएंगे। तो भाई ये तो हम डिजर्व नहीं करते, इससे ज्यादा बेटर कर सकते हैं। सर, नई लाइंस, आपने वंदे भारत ट्रेन बन गया, मशीन बन गया, सारी चीज़ रेडी है। आज के ज़माने पे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अच्छी बात है, हमें प्राइड है उसका, लेकिन कोई बहुत ऐसी चीज़ नहीं कि हमने रॉकेट साइंस कर लिया, वो तो आ गई मशीन। असली बात कहाँ पे आती है कि आपको उसके स्पीड को कम करना पड़ा। स्पीड को कम करना क्यों पड़ा? क्योंकि वहां पर जो ट्रेन लाइंस थे, लाइंस जो बने हुए रेलवे लाइंस, पटरियां जो है वो इतनी पुरानी हो गई है कि इतनी तेजी से अगर गाड़ी आएगी तो उसको सह नहीं सकती है, वो डिरेल हो जाएगी। तो पूरे देश में अगर आप देखेंगे रेलवे लाइन नई बनाने की जरूरत तो है ही है, डबल करने की जरूरत तो है ही है, जो पुरानी लगी हुई है उसको रिप्लेस करने की जरूरत है, उसके लिए भी पैसे नहीं है, इंटरनल रिसोर्स जनरेट नहीं हो रहे। ऑनरेबल चेयर सर, मेरा यही सबमिशन है कि आज एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है, पूरी तरीके से आप मैनेजमेंट को इंप्रूव कर सकते थे। मैनेजमेंट पे आप बोर्ड को लेकर आए, एक बोर्ड है रेलवे का, 1 मिनट के लिए आप ध्यान दीजिएगा, एक रेलवे का बोर्ड है, उसको कहीं नीचे की जगह पर जाकर एक पटरी का या छोटा सा खर्चा करना है, उसको पैसे खर्च करना है, वो बोर्ड से अप्रूवल आएगी, बोर्ड अप्रूवल देगा तब नीचे जाके। तो जोनल्स जो बने हुए हैं, जोनल का पूरी तरीके से काम क्या है, जोनल का मोस्टली ऑपरेशंस रिलेटेड चीजों पे रख गया। अगर हम मैनेजमेंट को थोड़ा स्ट्रीमलाइन, डिसेंट्रलाइज कर ले और जोनल के लेवल पे उनके फिनेंसिंग की व्यवस्था को अगर थोड़ा स्ट्रीमलाइन कर ले तो वो इंप्रूव हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, मुझे ये लगता है किसी भी मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आपके यूनिट्स क्या है। आप अगर, क्या हमारे पास एक डेटा है, मैं मंत्री जी से ये भी चाहूंगा कि जो भी रेल लाइंस हैं, कई सारे रेल लाइंस बेनिफिट फायदे में चल रहे हैं, कई रेल लाइन घाटे में चलते हैं, तो कौन से रेल लाइन फायदे में चल रहे हैं और वो रेल लाइन फायदे में क्यों चल रहा है, कितने स्टेशंस हैं, क्या हमारे पास ये डेटा है कि कितने स्टेशंस हैं जहां पर उस किस स्टेशन पे हम रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं, किस स्टेशन पे रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, और क्या हम पूरे इन सारी चीजों को अगर यूनिट्स में तब्दील कर दें रेल लाइंस को और इनको, तो काफी अच्छा हो सकता था। ओवरऑल मैं यही कहूंगा कि हम इस अमेंडमेंट बिल का समर्थन करते हैं, हम चाहते हैं कि देश आगे बढ़े, रेलवे बहुत क्रिटिकल चीज है, हमारी तरफ से जो भी हम इनपुट दे सकते हैं देंगे, लेकिन मैनेजमेंट को पूरी तरीके से ओवरहॉल करने का मिस्ड अपॉर्चुनिटी है। एक्सीडेंट्स की दर बढ़ गई है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, यह आज देश के सामने बड़ा प्रश्न है। अफसरों को टांगना बंद होना चाहिए, सीधे सीधे जो पॉलिटिकल अथॉरिटीज है, जिनके हाथ में ताकत है, पावर है, उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। धन्यवाद। डॉक्टर वी शिवादासन। Respected Chair, for legislation in a sector, a thorough study is very important. What is the present condition of Indian Railway? Basically, the Rail Ministry has derailed. So, then how will we overcome? Very serious question is here, sir. There, 2,50,000 posts are laying vacant. They are not taking any action for proper recruitment. Loco running staff category, 16,373 posts are laying vacant. Sir, the employees are struggling because of the burden of the work. Loco pilots are struggling. They are working 14 to 20 hours. Then the security issues are there. But they are not considering the safety and security of the passengers in Indian Railway. Sir, you please look at the data from 2014 to 2023. 231 accidents was happened. A 638 train accident was happened. 781 lives lost. Sir, they are telling on Kavach. Where is the Kavach? For Prime Minister, for Railway Minister, I don't know, Kavach is there, but the passengers are not getting the benefit of Kavach. So, respected Chair, they are increasing the ticket rates in the name of Talkal, Premier Talkal, but they are reducing the facility of passengers. They are not getting proper facility for passengers. They are putting the big cutout of the Prime Minister in every railway station, but they are not ready to make the toilet for the passengers. Sir, this is the situation in Indian Railway.
Sir, respected chair, they introduced the Vande Bharat. They told the speedy train. But what is the situation? They have given the answer to me in the house. The average speed of Indian train is reduced by the last 2 years. Sir, another one is waste management. Railway is producing huge waste, but they have no proper facility for waste management. That is why I requesting the minister to take necessary action for the waste management. In Vande Bharat train, they have given the flower with a plastic cover. Yeah, plastic cover they don't consider the plastic waste. Respected chair, the decentralization in Indian Railway is also very necessary. And the last one, sir, serious issue in the name of the, these workers, daily wage workers, and other in the name of different names, they are denying the right of the reservation, sir. So the SC, ST, Adivasis and Dalit are not getting proper reservation in Indian Railway. The daily wage staff, contract laborers, the reservation is not there. I request the minister, I request the government to allow the reservation for the downtrodden of the society. Adivasis and Dalits are requesting for the reservation in daily wages and contract laborers in Indian Railway. Thank you. Thank you, sir. Thank you. I request Honorable Minister, if not today, when we discuss the Railway Ministry in the Southern, maybe you can respond to these valuable suggestions. Thank you. Shri Madan Rathore. धन्यवाद उपसभापति जी। नंबर तो बहुत देरी से आया है और कई विषय कई माननीय सदस्यों ने रख लिए हैं। और आदरणीय घनश्याम जी तिवारी जी ने जो बात कही कि हमारे जो रेल मंत्री जी हैं उड़ीसा से आते हैं लेकिन राजस्थान के हैं, मुझे इस बात की खुशी है। जबकि इस देश में जब से देश आज़ाद हुआ तब से अधिक समय और बिहार और बंगाल के लोग ही मंत्री रहे रेल विभाग के, चाहे लाल बहादुर शास्त्री जी हो, जगजीवन राम जी हो, डॉक्टर राम सुभग सिंह हो, ललित नारायण मिश्र हो, केदार पांडे हो, जॉर्ज फर्नांडीज हो, रामविलास जी पासवान हो, नीतीश जी हो, लालू यादव जी हो, ABA गनी खान चौधरी जी हो, ममता बनर्जी हो, उन्होंने हमारे साथ में बहुत भेदभाव किया। और विशेष रूप से उत्तर भारत और पश्चिमी भारत के इन क्षेत्रों में और रेल का विस्तार पर्याप्त नहीं हो सका। अभी माननीय संदीप कुमार जी पाठक कह रहे थे कि रेल में और अलग से बजट नहीं है। बजट तो बढ़ा है, लगातार बजट बढ़ता जा रहा है रेल में, और पहले की तुलना में 9 गुना बजट दिया गया है। फिर अलग बजट की चर्चा करने का क्या मतलब है, ये समझ में नहीं आया। वो कह रहे थे टिकट नहीं मिला। अरे भाई टिकट पहले ब्लैक में मिला करते थे, वो तो बंद हो गया ना। ये तो बात आप समझो, आप शायद ब्लैक की कोशिश करते होंगे इसलिए आपको टिकट ब्लैक में नहीं मिलेगा। ऑनलाइन आप रजिस्ट्रेशन कराओ, ऑनलाइन आपको टिकट मिल जाएगा। डॉक्टर वी शिवदासन जी अभी कह रहे थे कि टॉयलेट नहीं है रेल में। मैं सोचता हूँ ये किसी और ट्रेन में चढ़ गए और डिब्बे में मालगाड़ी में चढ़ गए होंगे, ये इन्होंने ध्यान नहीं दिया, ये संभव है। तो ये तो अब इनको तो देखना चाहिए था। अब रेल में यदि टॉयलेट नहीं है, ये ऐसा डिब्बा कौन सा था इनके, ये कुछ भी समझ में नहीं आया। ये कुछ भी हैं, हाँ मालगाड़ी में चढ़ गए होंगे और किसी में पता नहीं कौन सी कोई बच्चों के खेलने वाली वो जो होती है ना नैरो गेज, उसमें चढ़ गए हों, ये भी संभव है। तो हाँ टॉय ट्रेन में चढ़ गए होंगे। मैं ये बात इसलिए, हालांकि जवाब तो हमारे माननीय मंत्री जी देंगे, बोलिए प्लीज। माननीय मंत्री जी जवाब दे देंगे आपके सवाल का भी। मैं तो ये बात निवेदन करना चाहूंगा कि रेलवे संशोधन विधेयक 2024 ये जो लाए हैं, ये वास्तव में रेलवे को संचालित करने वाले कानूनी ढांचे को और सुव्यवस्थित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये विधेयक रेलवे बोर्ड को अपनी सभी शक्तियां प्रदान करने का ये अधिकार देता है। आधुनिकीकरण दिशा में वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत, कवच ट्रेन, सुरक्षा प्रणाली, ये सब मेट्रो, शहरों में भी मेट्रो रेल, ये व्यवस्थाएं भी और इसी से मिलती है। यही नहीं, रेलवे प्रशासन के भीतर निरंतरता और स्थिरता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे 2030 तक महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकेगा। ये डिरेलमेंट की बात कर रहे थे। देखिए मैं आपको बताऊं कि पहले कांग्रेस राज में 350 से 102
ये इनका एवरेज रहा है। और अभी बीजेपी के राज में केवल 23 ये एवरेज आया है। तो डिरेलमेंट भी कम हुआ, दुर्घटनाएं भी कम हुई। कांग्रेस राज में 473 और इससे 122 के बीच में था, और हमारे समय में 24। ये कोई कम बात नहीं है, और समय की प्रतिबद्धता भी इसमें सुनिश्चित की गई है। मोदी जी ने 10 वर्षों में 31,000 किलोमीटर नए ट्रैक बनाए, और 5,000 और प्रतिवर्ष नए ट्रैक बनाए जा रहे हैं। यही नहीं, मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि सेक्शन 2 में 1989 के क्लॉज 1B इसमें जोड़ा गया है। पहले प्लेटफॉर्म की स्थिति कितनी खराब थी ये हम सब जानते हैं, प्लेटफॉर्म बहुत गंदे थे। अब एकदम साफ सुथरे प्लेटफॉर्म्स देखने को मिले हैं, इतने नीट एंड क्लीन प्लेटफॉर्म्स है। रेलवे के डिब्बे भी कई बार साफ किए जाते हैं। पहले रेल में यात्रा करते थे तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि खिड़कियों से बाहर नहीं देखा करते थे हम लोग, और मैं सोचता हूं कि कोई विदेशी यदि भारत की रेल में सफ़र करता था तो वो हमारे इमेज कितनी और हल्के स्तर की सोच के जाता था। बाहर रेल के ट्रैक पर लोग शौच के लिए चले जाया करते थे। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सम्मानीय मोदी जी को कि उन्होंने शौचालय का निर्माण करवा दिया, और आज ये स्थिति नहीं है। आज सम्मानजनक स्थिति है कि रेलवे ट्रैक के बाहर भी वहाँ भी सफाई हो रही है। ये कोई कम बात नहीं है, ये व्यवस्था भी करने का काम और ये हमारी और वर्तमान सरकार ने किया है। रेलवे का जो विद्युतीकरण का मामला है, कांग्रेस राज में 1.42 किलो मतलब 1.5 किलोमीटर प्रतिदिन, और बीजेपी के राज में 19.6 किलोमीटर प्रतिदिन विद्युतीकरण का काम किया जा रहा है। और यही नहीं, पहले 2014 से पहले केवल 29.9% ही विद्युतीकृत की गई थी ट्रेनें। अभी आप 98.93 ये विद्युतीकृत हो गया। वंदे भारत और ये ट्रेनें भी है। मैं अध्यक्ष महोदय मैं बताना चाहूँगा कि एक बार इंग्लैंड से फ्रांस जाने का मौका मिला था, तो एक समुद्र के अंदर ट्यूब में ट्रेन चलती थी, और उसी तर्ज पर हमारे और अश्विनी जी वैष्णव साहब ने और नरेंद्र भाई जी ने ये गुजरात से और मुंबई तक, वहाँ पर भी इसी प्रकार की जो समुद्र के अंदर ट्यूब लगा करके उसके अंदर ट्रेन चलाना, ये व्यवस्था करी है। तो ये कोई कम बात है क्या? गौरव नहीं कर सकते इस पर गर्व करने की होना चाहिए। मैं आपको बताऊं, अभी ये कह रहे थे हमारे घनश्याम जी तिवारी साहब कि अभी कुंभ में 13,000 ट्रेनें चलाई, लेकिन उसके बावजूद भी जब मैंने फ़ोन किया रेल मंत्री जी को कि मेरे गंगानगर में किन्नू ज़्यादा पैदा हो गया, ज़्यादा पैदा होता है, बंगाल के लोगों को किन्नू मिलता नहीं है, तो हमने निवेदन किया, माननीय मंत्री जी विराजमान है, मैंने इनसे कहा कि हमारे गंगानगर का किन्नू हमारे यहाँ खराब हो जाएगा, आप एक ट्रेन हमें उपलब्ध करवा दें, हम बंगाल भेजना चाहते हैं। और इन्होंने तुरंत हमको इतनी व्यस्तताओं के बावजूद, यानी कुंभ में इतनी ट्रेनें भी लगाई, लेकिन फिर भी हमें तत्काल ट्रेन उपलब्ध करवा दी। इसके लिए मैं मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। आज जो बंगाल में आपको जो किन्नू मिल रहा है वो हमारे गंगानगर का किन्नू मिल रहा है, और वो रेल के माध्यम से आपके यहाँ पहुँच रहा है। इसके लिए आपको भी धन्यवाद देना चाहिए। यही नहीं, रेलवे में सीसीटीवी कैमरे लगाए, और आज आप देखेंगे कि रेलवे में भी किसी भी प्रकार का अपराध नहीं हो सकता, वहाँ पर भी निगरानी रखी जा रही है। ये अच्छी बात है, इसकी प्रशंसा निश्चित रूप से करना चाहिए। ये दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर, इसको डबल ट्रेन लेन करने का जो काम किया, ये अभी किया है, हमारी सरकार ने किया, पहले तो लंबित थी, कभी किया नहीं। यही नहीं, और ये प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए अभी जो इन्होंने व्यवस्था की, यानी एलिवेटेड ब्रिज बनाने का जो काम किया, ये बहुत बड़ी बात है। और लगभग 11,500 प्लेटफॉर्म्स का विस्तार करने का काम किया, और प्लेटफॉर्म्स नए, यानी पहले वाले प्लेटफॉर्म्स जिस पे बहुत भीड़ भाड़ रहती थी, लोगों को बैठने की व्यवस्था भी नहीं मिलती थी, वहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्था की, और कैसे और लोगों को ठहरने के लिए, उनको और आराम करने के लिए, या कोई कुछ समय गुजारने के लिए ये जो व्यवस्था करी, ये प्रत्येक प्लेटफॉर्म पर
बहुत अच्छी आधुनिक सुविधाओं से युक्त इस प्रकार की व्यवस्था की, इसके लिए रेल मंत्री जी का भी और धन्यवाद देना चाहिए। अब डिब्बे भारत में बनने लगे, ये बहुत बड़ी बात है। पहले ये वंदे भारत के डिब्बे भी भारत में बनने लगे हैं, इंजन भी भारत में बनने लगे हैं, और केवल पहले और बंगाल के आसपास इस प्रकार के कारखाने थे, अब हमारे इलाके में भी इस प्रकार का निर्माण करने का काम किया। मैं एक दो निवेदन और करना चाहूँगा कि हम चाहते हैं कि जब रेलवे का इतना विस्तार हो रहा है तो हम भी राजस्थान में भी ये चाहेंगे कि अब रेल का विस्तार किया जाए, पाली से और दिल्ली तक की सीधी ट्रेन भी उपलब्ध करवाएंगे, इस प्रकार का भी विचाराधीन प्रस्ताव है। तो मैं तो इसके लिए भी धन्यवाद देना चाहूँगा रेल मंत्री जी को। कई स्टेशन हैं जहाँ लोगों की मांग बढ़ रही है कि हमारे स्टेशन, हमारे इस इलाके में भी और स्टेशन पर भी रेलों का ठहराव सुनिश्चित किया जाए, लेकिन लंबी दूरी की ट्रेनें उसमें स्टेशन पर और फिर भी व्यवस्था करवा रहे हैं कि कैसे भी करके यात्रियों को सुविधा मिल सके, इस प्रकार की व्यवस्था करने का काम किया। रेलवे पहले मैनलेस और वो गेट थे जिससे दुर्घटनाएं हो जाया करती थी, कोई बैलगाड़ी लेकर के, ट्रैक्टर लेकर के, और वह पार करता था और इतने में ट्रेन आ जाती थी तो दुर्घटनाएं हुई है। हमारे वहाँ मेड़ता के पास में रैण में इस प्रकार की दुर्घटना पहले हुई थी कांग्रेस राज में, जिसमें और लगभग 36 लोग और कट गए थे, किसी के हाथ मिले, किसी के पैर मिले, ऐसी स्थिति वहाँ बनी थी। अब एक भी ऐसा और क्रॉसिंग नहीं है कि जहाँ पर कोई किसी प्रकार का और मतलब सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की गई है। या तो अंडरपास दिया गया या ओवर ब्रिज बनाए गए। कितने ओवर ब्रिज बने आप कल्पना करें, रेलवे ने इतने ओवर ब्रिजेस बना दिए और कई जगह पर अंडर ब्रिजेस बनाए ताकि इस प्रकार की दुर्घटना नहीं हो सके। इसके लिए तो रेल मंत्री जी को और आदरणीय मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिए। और कई स्थान ऐसे हैं जहां रेलवे क्रॉसिंग है तो वहां पर और आदमी लगाया, कर्मचारी लगाया। और यही नहीं, मैं एक बात और निवेदन करना चाहूँगा, मैं विपक्ष के साथियों से भी आग्रह करूँगा कि कोई रेलवे के और ट्रैक पर कोई स्लैब रख देता है, बहुत बड़ा स्लैब, और कितनी घटिया बात है, कितनी विकृत मानसिकता है उस व्यक्ति की कि वो और क्रेन से उठा करके और एक बड़ा ब्लॉक, ताकि क्या इंजन आएगा और टकराएगा और ट्रेन डिरेल हो जाएगी। ऐसी विकृत मानसिकता को रोकने में आप भी सहयोग करें। कोई गैस के सिलेंडर रख देता है रेल के प्लेटफॉर्म के आगे ताकि रेल टकराएगी और ब्लास्ट होगा और रेल डिरेल हो जाएगी। धन्यवाद। ये और पत्थर मारना, अरे साहब ये वंदे भारत पर पत्थर फेंकना, ये क्या बात है, कैसी मानसिकता है। आप और हम मिल करके इस प्रकार का प्रयास करें कि ये हमारी संपत्ति है, हमारी अपनी संपत्ति है, इसकी सुरक्षा का ये हमें दायित्व निभाना चाहिए। केवल आलोचना करना पर्याप्त नहीं है, एक दूसरे पर छींटाकशी करना पर्याप्त नहीं है, अच्छे काम की प्रशंसा भी करनी चाहिए, सहयोग की भावना रखनी चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। मदन राठौर जी, आपने अच्छी बात बताई। रवनीत बिट्टू जी भी बैठे हैं। तो ये गंगानगर से कीनू की ट्रेन लगाई, उम्मीद है अब अबोहर फाजिलका से भी किसान का कोई उपकार भला हो जाएगा, वहाँ से भी कीनू की ट्रेन लगा दीजिए। राम जी लाल सुमन। सभापति जी, रेल संशोधन विधेयक 2024 पर अभी हमारे साथियों ने चर्चा की और इस विधेयक का सीधा सीधा मतलब ये है कि रेलवे बोर्ड को और ज़्यादा शक्तियाँ दी जाएं, स्वायत्तता दी जाए। मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि शक्ति का बंटवारा होना चाहिए। ये इतना बड़ा महकमा है, इतना बड़ा विभाग है कि अगर शक्ति एक जगह केंद्रित हो जाएगी तो निश्चित रूप से रेलवे को असुविधा होगी काम करने में। रेल हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, हमारे देश की जीवन रेखा है।
और मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अभी हमारे तमाम मित्रों ने वंदे भारत ट्रेन का जिक्र किया। सभापति महोदय, हर व्यक्ति वंदे भारत ट्रेन से सफ़र नहीं करता। आम आदमी किस ट्रेन से सफ़र करता है, उसका किस ट्रेन से रिश्ता है, इस पर हमारे मित्र अगर चर्चा करते तो ज़्यादा बेहतर था। अभी तमाम लोगों ने जिक्र किया कि रेलवे में तमाम दुर्घटनाएं हुई। बाबू जगजीवन राम के समय में ये हुआ, लाल बहादुर शास्त्री के समय में ये हुआ। सभापति महोदय, ये जो परिपाटी भाजपा के लोगों ने बना रखी है, ये स्वस्थ परिपाटी नहीं है। पहले क्या हुआ, कोई न कोई वजह रही होगी जिसकी वजह से आप यहाँ आए। आपका काम बेहतर करना है, अच्छा करना है, पुरानी गाथाओं को गाने का नहीं है। पुराने समय पर रेल दुर्घटनाएं होती थी तो आपने 18 लोगों को दिल्ली में मार डाला, भगदड़ में। यह क्या लॉजिक है? सभापति महोदय, एक किसी भी कीमत पर स्वस्थ परंपरा नहीं है और ये जो परंपरा शुरू कर रखी है सरकार ने और भाजपा ने, इस पर विराम लगना चाहिए। आपने बड़ी भारी उपलब्धियों का जिक्र किया। मैं कहना चाहूंगा कि रेलवे के संचालन के लिए जब आपके पास तंत्र नहीं है, सरकारी कर्मचारी नहीं है, तो बताइए भलाई काम अच्छी तरह से कैसे हो पाएगा? सभापति महोदय, रेलवे में इस समय 12,26,000 कर्मचारी हैं और 15 लाख कर्मचारियों की और आवश्यकता, 15 लाख कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। अरे 3 लाख कर्मचारियों की आवश्यकता है। नई रेलगाड़ियां चल रही हैं, कर्मचारियों की आवश्यकता है। भर्ती आप कर नहीं रहे, और भर्ती अगर आप कर रहे हैं तो आउटसोर्सिंग से कर रहे हैं। सभापति महोदय, ये संविदा पर हर काम करना चाहते हैं। मैं बहुत विनम्रता के साथ आपसे कहना चाहूंगा, सरकार की नीयत ठीक नहीं है। सरकार रेलवे को बेचना चाहती है निजी हाथों में। ये निश्चित रूप से एक निंदनीय प्रयास है। और सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि आज जो स्थिति है, प्लीज कंक्लूड। भर्तियां होने रही है। सभापति महोदय, मैं एक ही निवेदन करना चाहूंगा। सभापति महोदय, कोरोना काल में जिन रेलगाड़ियों का ठहराव था वो बंद हो गया। आपने नए सिरे से हम ठहराव वो शुरू नहीं किए। पत्रकारों को जो सुविधाएं मिलती थी आपने खत्म कर दी। सीनियर सिटीजन को जो सुविधाएं मिलती थी आपने खत्म कर दी। और सभापति महोदय, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि रेलवे का कोई कर्मचारी जब मर जाता था तो उसके मृतकाश्रित को फौरन नौकरी मिलनी चाहिए। सालों लग जाते हैं, लेकिन उस सरकारी कर्मचारी के मृतकों को, आश्रितों को नौकरी नहीं मिलती। सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत एक ही निवेदन करना चाहूँगा कि मेहरबानी करके हमारा प्रयास सकारात्मक होना चाहिए, नकारात्मक नहीं होना चाहिए। रेलवे अगर बेहतर काम करेगी तो ये लोगों को दिखाई देगा। ये आंकड़ों में उलझाना चाहते हैं। तमाम जगह एक्सीडेंट हुए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? उस पर विराम लगना चाहिए और आपके काम करने से आम आदमी को ही दिखाई देना चाहिए कि रेलवे आम लोगों के हित में काम कर रहा है। धन्यवाद। श्री आदित्य प्रसाद जी, श्री आदित्य प्रसाद। माननीय उपसभापति महोदय, इस महत्वपूर्ण रेलवे विधेयक 2024 पर बोलने के लिए आपने मुझे अवसर दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महोदय, रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में की गई थी और इसके बाद रेलवे अधिनियम 1989 आया, जिसके तहत पुराने कानून की जगह नए कानून को लाया गया था। लेकिन उस समय भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम 1905 को मौजूदा रेलवे अधिनियम 1989 में एकत्रित नहीं किया गया, जो कि बहुत ज़रूरत थी। और आज माननीय रेल मंत्री जी के प्रयास से भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम 1905 के प्रावधानों को मौजूदा रेलवे अधिनियम 1989 में एकत्रित करने के लिए रेलवे विधेयक 2024 को लाया गया है। इस विधेयक का उद्देश्य रेलवे बोर्ड की परिचालन स्वतंत्रता को बढ़ाना, इसके संरचना शक्तियों और प्रक्रियाओं को परिभाषित किया गया है। साथ ही यह विधेयक 1905 के भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम को निरस्त करेगा तथा रेलवे बोर्ड को संचालित करने वाले कानूनी ढांचे को सरल बनाने का प्रयास करेगा। माननीय उपसभापति महोदय, रेलवे का आधुनिकीकरण आज के समय की मांग है। रेलवे बोर्ड के डिसेंट्रलाइजेशन से स्थानीय समस्याओं का त्वरित निवारण करने में मदद मिलेगी।
जोनल और स्थानीय स्तर पर 16 जोन में बंटे रेलवे के निर्णय के लिए एकमात्र बड़ी है रेलवे बोर्ड, जबकि अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे स्थानीय बजट खर्च संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए धन संसाधन और ह्यूमन रिसोर्स जैसे अति महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी सेंट्रलाइज निर्णय के लिए रेलवे बोर्ड पर निर्भर रहते थे। इसे अनावश्यक देरी और कठिनाइयां होती थी, जो कि अब इनसे अभूतपूर्व आसानी होगी। पूर्व में जैसे कि 2014 की श्रीधरन समिति, रेलवे पुनर्निर्माण समिति 2015 आदि विभिन्न समितियों ने जोनल स्तर पर स्वतंत्र निर्णय देने की सलाह दी थी। सभापति महोदय, रेलवे के बुनियादी ढांचे के विकास में अक्सर सरकारी प्रक्रियाओं और कागजी कामों की वजह से देरी होती थी। रेलवे अधिनियम 2024 इस तरह के जटिलताओं को दूर करने के लिए कदम उठाएगा ताकि विकास की परियोजनाओं को तेजी से पूरा किया जा सके। महोदय, देश के गरीब का बेटा यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय रेल मंत्री जी के कुशल नेतृत्व में हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में रेलवे ने भारत को विकास की राह पर लाकर खड़ा कर दिया है। वास्तविकता यह है कि जब कांग्रेस सरकार सत्ता में थी तब रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किए गए। 2009 से 2014 के बीच में कांग्रेस की सरकार ने रेलवे के पूंजीगत कार्यों के लिए केवल 2.3 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया था। यह पर्याप्त निवेश रेलवे परियोजनाओं में देरी, आधुनिकीकरण की विफलता और नेटवर्क को पुराना और अक्षम बनाने का कारण बना। इसका भुक्तभोगी हम लोग भी हैं, रांची वाले, झारखंड वाले लोग भी। मोदी सरकार ने रेलवे की प्राथमिकता को देखते हुए और देते हुए इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश किए हैं। 2014 से लेकर अब तक रेलवे के विकास के लिए 8.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया गया है। यह निवेश न केवल अधूरी परियोजनाओं को पूरा करने में मददगार साबित हुआ है, बल्कि रेलवे के आधुनिकीकरण और विस्तार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। महोदय, 2014 से अब तक हमारी सरकार द्वारा लगभग 31,000 किलोमीटर से ज़्यादा रेलवे ट्रैक का निर्माण कराया गया है, जो इस सरकार का प्रतिबद्धता और दक्षता को दर्शाता है। इसके अलावा वर्ष 2024-25 के लिए रेलवे के लिए 2.52 लाख करोड़ रुपया का पूंजीगत आवंटन किया गया है। यह तब तक का सबसे बड़ा आवंटन है तथा 2013-14 जब कांग्रेस की सरकार में किए गए आवंटन से लगभग 9 गुना अधिक है। महोदय, मोदी सरकार का उद्देश्य केवल रेलवे का विकास करना नहीं है, बल्कि इसे सुरक्षित, कुशल, भरोसेमंद और विश्व स्तरीय बनाना है। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में रेलवे की सुरक्षा को लेकर गंभीर लापरवाही बरती गई। रख रखाव की कमी और पुरानी तकनीक के उपयोग के कारण रेल सुरक्षा बार बार समझौते का शिकार होती रही। इसके परिणाम स्वरूप ट्रेन दुर्घटनाओं की संख्या चिंताजनक रूप से अधिक होती रही। इसके विपरीत मोदी सरकार ने रेलवे की सुरक्षा को अपनी शीर्ष प्राथमिकता रखा है। रेलवे में आधुनिक तकनीक और सुदृढ़ रखरखाव को बढ़ावा देते हुए इस सरकार ने दुर्घटनाओं को न्यूनतम स्तर पर लाने में सफलता हासिल की है। इसीलिए पिछली सरकार की अपेक्षा हमारी मोदी जी की सरकार 75% दुर्घटनाओं में कमी आई है। लगातार इसको कम करने पर फोकस किया जा रहा है। हमारे मोदी सरकार पर्यावरण संवेदनशीलता का ध्यान रखते हुए रेलवे को नेट जीरो कार्बन एमिशन की ओर ले जाने में काफ़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। स्टेशन और ट्रेन संचालन के लिए सौर पैनल लगाए जा रहे हैं। हरित स्टेशन पहल पर काफ़ी तेजी से ध्यान दिया जा रहा है। रेलवे स्टेशन अब हरित प्रमाणन के लिए कठोर कदम उठाए जा रहे हैं, जैसे ऊर्जा और पानी की बचत और कचरे का पुनर्चक्रण हो सके। ग्रीन स्टेशन पहल के तहत सोलर रूफटॉप्स और LED लाइट्स का व्यापक उपयोग किया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय रेलवे 100% ब्रॉड गैज और ट्रैक विद्युतीकरण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। जैसा कि माननीय रेल मंत्री जी ने बताया कि पिछले 60 वर्षों में मात्र जहां 21,000 किलोमीटर रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था, वहां हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इलेक्ट्रिफिकेशन वहीं हमारे द्वारा पिछले 10 वर्षों में 21,000 किलोमीटर की तुलना में 44,000 किलोमीटर रेलवे का विद्युतीकरण किया गया है। सभापति महोदय, मोदी जी की सरकार ने आम जनता की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए 9 AC अमृत भारत ट्रेनों की शुरुआत की है। इन ट्रेनों में यात्रियों के सफर को आरामदायक और सुरक्षित बनाने के लिए कई आधुनिक सुविधाएं प्रदान की गई है। साथ ही ये ट्रेनें आम जनता के लिए सस्ती और आरामदायक यात्रा का विकल्प प्रदान करती है।
यह पहला सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की सोच को आगे बढ़ाते हुए रेलवे को अधिक समावेशी और आधुनिक बनाने का प्रयास किया गया है। नॉन एसी अमृत भारत ट्रेनों में सीसीटीवी निगरानी सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए इन ट्रेनों में हर कोच पे सीसीटीवी कैमरे का प्रावधान किया गया है। पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम जो कि आज के युग में बहुत जरूरी है, यात्रियों की यात्रा के दौरान स्टेशनों की जानकारी, ट्रेन का लोकेशन और अगले स्टॉप की सूचना डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड के माध्यम से मिलती है। महोदय, मैं झारखंड राज्य से आता हूं और गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि 2014 के बाद से माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय रेल मंत्री जी के मार्गदर्शन में झारखंड राज्य के रेलवे क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है और हो रहा है। महोदय, एक आश्चर्य की बात है, झारखंड में एक गिरिडीह जिला है, बहुत बड़ा जिला और पिछड़ा जिला है, उग्रवाद से प्रभावित जिला है। अब 140 साल पहले गिरिडीह रेलवे स्टेशन पर स्टेशन बना था, लेकिन रेलवे की पहुंच वहां तक नहीं पहुंच पाई थी। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं झारखंड वासी कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जब सत्ता की बागडोर संभाले और आसवानी वैष्णव जी के नेतृत्व में आज गिरिडीह स्टेशन तक वहां पर ट्रेन पहुंच रही है। महोदय, हमारी सरकार ने झारखंड के रेलवे नेटवर्क को मजबूत बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को प्राथमिकता दी है। चूँकि झाड़ जंगल पहाड़ पर्वत से आच्छादित यह राज्य है और वैसी परिस्थिति में उस स्थान पर झारखंड में नए रेलवे प्रोजेक्ट जिसमें राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को बेहतर कनेक्टिविटी मिली है। इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार, रेलवे ट्रैक के विद्युतीकरण और दोहरीकरण का काम तेजी से पूरे किए जा रहे हैं, जिससे ट्रेनों की रफ्तार और सेवाओं में सुधार हुआ है। नई ट्रेन सेवाएं झारखंड के यात्रियों की सुविधा के लिए कई नई ट्रेनें शुरू की गई हैं, जिससे राज्य के नागरिकों को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ने में आसानी हो रही है। महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनकी पहल से सितंबर 2024 में झारखंड के रांची से 660 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का वर्चुअल उद्घाटन किया गया, जिसमें देवघर जिले से मधुपुर बाईपास लाइन और हजारीबाग टाउन कोचिंग डिपो की आधारशिला रखी गई है और साथ ही साथ बहुत सारी कई नई ट्रेनों सेवाएं शुरू करने में मदद की है कर रहे हैं। माननीय रेल मंत्री जी ने हाल ही में अक्टूबर 10, 2024 में झारखंड के लोगों को एक महत्वपूर्ण उपहार दिया है। यह नई ट्रेन सेवा साहिबगंज को हावड़ा से जोड़ेगी, जो लगभग 350 किलोमीटर की दूरी मात्र 7 घंटे में, जो कि केवल 125 रुपये के किफ़ायती किराए पर तय करेगी, जिससे झारखंड के निवासियों को काफ़ी राहत मिलेगी। साथ ही साथ वर्तमान में यात्री साहिबगंज से हावड़ा तक सड़क मार्ग से यात्रा करने के लिए 700 से 800 रुपये का खर्च करते हैं। इस ट्रेन की सेवा की शुरुआत से न केवल यात्रा आसान होगी, बल्कि क्षेत्र में व्यापार और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। झारखंड में वंदे भारत ट्रेनें टाटानगर पटना, भागलपुर दुमका हावड़ा, ब्रह्मपुर टाटानगर, गया हावड़ा, देवघर वाराणसी और राउरकेला हावड़ा मार्गों पर कनेक्टिविटी में सुधार करेंगी। इन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के शुरू होने से यात्रियों, व्यापारियों और गरीबों को और छात्रों को काफ़ी सहूलियत मिल रही है। इसके साथ ही साथ ये ट्रेनें देवघर में बैद्यनाथ धाम, वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर, काली घाट, कोलकाता में बेलूर मठ आदि जैसे तीर्थ स्थलों तक लोगों को तेजी से पहुंचाने का काम कर रही है। समय खत्म हुआ आपका, आप कृपया आदित्य जी खत्म करें। एक मिनट सर, नहीं खत्म करें। 10 वर्ष पहले माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के समय झारखंड के रेल बजट आवंटन मात्र 450 करोड़ रुपये था सर, लेकिन आज यह बढ़कर 7,300 करोड़ रुपये से ज़्यादा हो गया है। यह झारखंड के विकास के लिए किए गए निवेश पिछली सरकार से 16 गुना वृद्धि है। इसमें अंतर मन से और पूरे झारखंड वासियों की तरफ से एक गांव गरीब का बेटा आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय रेलवे मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि झारखंड को विशेष तोहफा दिया है और झारखंड को आशीर्वाद दिया है। बहुत बहुत